स्वागत है हिंदी नॉवेल मास्टर की उस छुपी हुई दुनिया में, जहां शब्द अंधेरों में चमकते हैं और कहानियां रात के सन्नाटे में सांस लेती है। यहां हर अध्याय एक दरार है, जिसके पार अनजाने सच, भूली हुई परछाइयां और ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें उजागर करना हर किसी के बस की बात नहीं। डिस्क्लेमर: इस चैनल की सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं कल्पना की गहराइयों में गरी गई है। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं। यदि कोई समानता दिखे तो समझिए कहानी ने आपको अपने जादू में बांध लिया है। यह सामग्री केवल मनोरंजन और रहस्यभरी साहित्यिक यात्रा के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। अध्याय 541। इस दौरान जैसे ही अनया मल्होत्रा ने स्टारलाइट कन्फेक्शनरी की शुरुआत की और प्रदूषण रोधी दवा को च्यूइंग गम, जेली और अन्य मिठाइयों के रूप में प्रचारित किया, कैंडी बाजार में एक जबरदस्त भूचाल आ गया। अब स्टारलाइट कन्फेक्शनरी एक विशालकाय दैत्य बन चुका था, जो पहले से जमे जमाए कैंडी बाजार के ढांचे को पूरी तरह निगल रहा था। इसके अलावा हर बार जब स्टारलाइट इंटरनेशनल च्यूइंग गम का एक पैकेट बेचता तो उसमें मौजूद औषधीय तत्व लोगों को प्रदूषण से बचने में मदद करते और इसी के साथ अरमान रायजादा को कर्म शक्ति का एक अंश प्राप्त होता। ये कर्म शक्ति किसी मरीज को ठीक करने से मिलने वाली शक्ति का लगभग 1% थी, लेकिन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। हर दिन लाखों लोग स्टारलाइट इंटरनेशनल की ये दवा वाली च्यूइंग गम खरीदते थे और उस एक दिन की कर्म शक्ति अरमान के दिन भर मरीजों का इलाज करने से मिलने वाली शक्ति से 100 गुना अधिक होती थी। अगर अरमान अभी भी दक्ष स्तर पर होता तो शायद खुशी के मारे रो पड़ता। उसे समझ ही नहीं आता कि इतनी सारी कर्म शक्ति का उपयोग कैसे करे। गनीमत थी कि अब वह महादक्ष स्तर में प्रवेश कर चुका था। हर छोटे स्तर को पार करने के लिए उसे भारी मात्रा में कर्म शक्ति की आवश्यकता थी, जो पहले से कई गुना या यहाँ तक कि दसियों गुना अधिक थी। लेकिन फिर भी अरमान खुद थोड़ा हैरान था, क्योंकि उसने अभी 1 महीने पहले ही महादक्ष स्तर को पार किया था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कुछ ही दिनों में वह एक और बड़ी सफलता हासिल करने वाला है। दादाजी के जन्मदिन का तोहफा तैयार है। वक्त का हिसाब लगाया जाए तो अब वापस जाने का समय हो गया है। अरमान कई सालों से घर नहीं गया था और सच कहा जाए तो उसे घर की बहुत याद आती थी। बस बात यह थी कि उसके माता पिता अब घर पर नहीं थे और हर बार वापस जाने पर उसे दिल में एक खालीपन महसूस होता था, इसलिए वह हमेशा उस दुखद जगह पर लौटने से बचता रहा था। इस पल लता अय्यर ने देखा कि अरमान आखिरकार बेसमेंट से बाहर निकला है और धूप सेंक रहा है। उन्होंने रसोई से सिर बाहर निकाला और कहा, छोटे साहब, आप लंच में क्या लेंगे? आप एक दिन और एक रात से थके हुए हैं, मैं आपके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाती हूँ। दोपहर के खाने का समय हो चुका था और अरमान, जिसके पास करने को कुछ खास नहीं था, आमतौर पर खाना नहीं छोड़ता था। वह अनया की तुलना में घर पर अधिक बार खाना खाता था। इसलिए लता अक्सर अरमान से पूछती थी कि वह क्या खाना चाहता है। हालांकि अरमान नखरे नहीं करता था और लता जो भी बनाती उसे पूरी तरह साफ कर जाता था। भौ भौ, छोटा वीर इंसानी बोली समझने लगा था। जैसे ही लता ने लंच के बारे में पूछा, अरमान के बोलने से पहले ही वह उत्साह से भौंकने लगा। अरमान खुद को रोक नहीं पाया और वीर को हल्की सी लात जमा दी। अरे ओ मर्जीले कुत्ते, लता मौसी मुझसे पूछ रही हैं, तू इतना उत्साहित क्यों हो रहा है? भौ भौ, वह नन्हा कुत्ता अपनी पूंछ हिलाते हुए बड़ी मासूमियत से देखने लगा। अभी भी नाटक कर रहा है। ये देखकर अरमान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। फिर लता से बोला, ये छोटा शैतान आजकल काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, तो आज दोपहर के खाने में गोश्त बना लीजिए। भौ भौ, वीर ने उत्साह से कुछ बार भौंकते हुए प्यार से अरमान के पैर से अपना सिर रगड़ा। जल्द ही रसोई से एक भीनी भीनी खुशबू आने लगी। जब अरमान रसोई में पहुंचा तो लता व्यस्त थीं। छोटे साहब, बस एक पल रुकिए, मछली का शोरबा अभी बाकी है। न जाने क्यों लता की व्यस्त पीठ को देखकर अरमान को अपनी माँ की याद आ गई और वह थोड़ा भावुक हो गया। उसने कहा, लता मौसी, मैंने सुना है कि आपकी एक बेटी है जिसने कोंकण किचन नाम से रेस्टोरेंट खोला है। हाँ, उस पगली ने और कुछ तो नहीं सीखा, लेकिन उसने मेरे खाना पकाने का हुनर सीख लिया और एक रेस्टोरेंट खोल लिया। गनीमत है कि उसकी किस्मत अच्छी है और रेस्टोरेंट ठीक ठाक चल रहा है। अपनी बेटी की बात करते हुए लता का चेहरा खुशी से चमक उठा। बात ऐसी है लता मौसी, आप घर पर मेरी और उस अनया की देखभाल करती रही हैं। खासकर अनया, उसका स्वभाव बहुत अच्छा नहीं है और वह खाने को लेकर बहुत नखरे करती है। आपने काफ़ी मेहनत की है। मेरे पास कुछ औषधीय आहार के नुस्खे हैं, इनका असर बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर स्वाद भी बढ़िया बना दिया जाए तो ये निश्चित रूप से बहुत लोकप्रिय हो जाएंगे। मैं उन्हें लिखकर आपको तोहफे के रूप में देता हूँ। अरमान ने कागज़ का एक टुकड़ा निकाला जो उसने अभी ऊपर लिखा था और लता को सौंप दिया। इसमें विभिन्न जड़ी बूटियों के संयोजन, कुछ खाद्य पदार्थों का मेल और उन्हें पकाने के निर्देश थे। लता भी समझदार थी।
वह एक नज़र में जान गई कि यह नुस्खा बेहतरीन है। और तो और, ये एक वैद्य अरमान द्वारा दिया गया था। अगर यह बाहर फैल गया तो शायद हर कोई इसे पाने के लिए लड़ मरेगा। इस औषधीय आहार के नुस्खे से उनकी बेटी का रेस्टोरेंट शायद रातों रात मशहूर हो जाएगा। लता ने अरमान के साथ कोई औपचारिकता नहीं दिखाई और नुस्खा स्वीकार कर लिया। तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया छोटे साहब। लता को बहुत खुश देखकर अरमान हल्का सा मुस्कुराया और याद दिलाया, लता मौसी, एक बात आपको ध्यान रखनी होगी। ये औषधीय नुस्खे तभी पैसा कमा सकते हैं जब इन्हें गुप्त रखा जाए। अगर ये लीक हो गए तो धंधा करना मुश्किल हो जाएगा। अपनी बेटी को जरूर समझा दीजिएगा। लता ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, छोटे साहब आप चिंता न करें, मुझे पता है। इतने कीमती गुप्त नुस्खे के लिए मैं निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करूंगी कि मेरी बेटी इसे सुरक्षित रखे। भविष्य में ये केवल उसके बेटे को दिया जाएगा, बेटियों को नहीं, और किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ये सुनकर अरमान कड़वा सा हंस दिया। अगले दिन अरमान ने अपना सामान पैक किया और सुबह जल्दी जयपुर शहर के लिए उड़ान भरने की तैयारी की। हालांकि जब वह फ़ोन कर रहा था ये सोचकर कि समीर और बाकी लोग आकर उसे हवाई अड्डे तक छोड़ देंगे, तभी दरवाजे के बाहर हॉर्न की पीप पीप सुनाई दी। तुरंत एक जंगली और दबंग जीप उसके दरवाजे पर रुकी। गाड़ी की खिड़की धीरे धीरे नीचे हुई और एक नाजुक चेहरा दिखाई दिया जिसने बड़ा सा धूप का चश्मा पहना था और जिसके होंठ आग की तरह लाल थे। उस युवती ने लापरवाही से बड़े धूप के चश्मे को अपने बालों पर धकेला, जिससे उसका चेहरा सामने आया जो किसी पश्चिमी सुंदरी की तरह उग्र आभा से भरा था। एक हॉट और सेक्सी खूबसूरती, किसी जंगली तेंदुए की तरह। वह नलिनी राठौड़ के अलावा और कौन हो सकती थी। नलिनी ने कार का दरवाजा खोला, खुशी से डिक्की खोली और फिर अरमान से कहा, अरमान तुम वहां खड़े क्यों हो? अपना सूटकेस डिक्की में रखो और जल्दी से गाड़ी में बैठो। अरमान को हिलते न देख नलिनी खुद को रोक नहीं पाए और बोली, क्या तुम बुद्धू हो? अरमान ने निर्देशानुसार अपना सूटकेस जीप की डिक्की में रख दिया, फिर कार का दरवाजा खोला और यात्री सीट पर बैठते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों? नलिनी ने गाड़ी चलाते हुए समझाया, इतनी बकवास क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम आज जयपुर लौटने के लिए हवाई अड्डे नहीं जा रहे? मेरी किस्मत खराब थी, नए साल के करीब मेरा तबादला तकनीकी आदान प्रदान के लिए जयपुर सशस्त्र पुलिस ब्रिगेड में कर दिया गया। फ्लाइट के यात्रियों की जांच करते समय मैंने संयोग से तुम्हें उसी फ्लाइट पर देखा, तो मैं तुम्हें रास्ते में पिक करने आ गई। ओह, मुझे खास तौर पर पिक करने आने के लिए शुक्रिया, अरमान ने ये कहा, लेकिन उसे दिल में कुछ अजीब महसूस हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि नलिनी जानबूझकर उसके साथ जयपुर वापस आ रही हो? पुणे और जयपुर की सशस्त्र पुलिस ब्रिगेड हजारों मील दूर हैं, वहाँ किस तरह का आदान प्रदान हो सकता है? ये बहाना बहुत ही कच्चा था। नलिनी ने अरमान की ओर देखा, मन ही मन सोचते हुए, उफ, ये वास्तव में अजीब है। मेरे उस मर्जीले बुढ़े दादाजी ने कल विशेष रूप से फ़ोन क्यों किया और मुझसे अरमान का पीछा करने के लिए कहा? क्या ये शरारती लड़का चिकित्सा में थोड़ा बेहतर नहीं है? बुढ़े की उम्र हो गई है, क्या वह अभी भी 100 साल जीना चाहता है? वह वास्तव में चाहता है कि मैं इस लड़के की चापलूसी करूं। बुढ़े, तुमने मुझे जयपुर भेजने के लिए यह बहाना ढूंढा। अगर ऐसा है तो मैं जयपुर की पूरी पुलिस ब्रिगेड को पीट पीट कर सीधा कर दूंगी। अध्याय 542। हालांकि वह अपने दिल में ऐसा सोच रही थी, लेकिन नलिनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि अरमान ने उसे कई बार चौंकाया है। शुरुआत में उसकी चिकित्सा कौशल बस अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे उसने विभिन्न अजीब बीमारियों का इलाज किया, उसका कौशल कुछ हद तक ईश्वरीय हो गया। वह ईश्वरीय हद तक सुंदर था या नहीं, ये जानने का नलिनी के पास कोई तरीका नहीं था, लेकिन उसका चिकित्सा कौशल वास्तव में इतना प्रभावशाली था कि उसने केंद्रीय कमान को भी सतर्क कर दिया था। नलिनी जानती थी कि उसके दादाजी शायद ही कभी किसी के बारे में बहुत अच्छा सोचते थे। व्यापार और राजनीति की दुनिया के वे तथाकथित युवा प्रतिभावान लोग, उनमें से लगभग कोई भी उनकी नज़रों में नहीं टिक पाता था। जिन लोगों को उनकी प्रशंसा मिली वे तो गुल के फूल की तरह दुर्लभ थे। फिर भी उसके दादाजी ने वास्तव में कहा कि अरमान अथाह है। वह सोच रही थी कि दादाजी को क्या हो गया है, और एक महिला की छठी इंद्री भी नलिनी को बता रही थी कि अरमान ने हाल ही में फिर कुछ बड़ा किया है, और यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में वह नहीं जानती थी। नलिनी ने अनगिनत बार अरमान से यह पूछने के बारे में सोचा था कि क्या उसने हाल ही में कोई कांड किया है। हालांकि उसे लगा कि एक लड़की के रूप में उसे बहुत ज़्यादा उतावला नहीं होना चाहिए, इसलिए वह खुद को रोकती रही। नलिनी की नज़रों के नीचे अरमान थोड़ा असहज महसूस करने लगा और उसने अजीब तरह से कहा, नलिनी, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? बस सीधे कहो, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? ध्यान से, आगे वाली कार से मत भिड़ा देना। कौन तुम्हें देख रहा है? मैं रियरव्यू मिरर में देख रही हूँ। नलिनी ने सफाई दी, उसका चेहरा लाल हो गया। अरमान अवाक रह गया। क्या वह वास्तव में सोचती थी कि इस युवा साहब की आध्यात्मिक इंद्रियां नकली हैं? खैर, अगर वह स्वीकार नहीं करती तो कोई बात नहीं। ठीक है, जब तुम मान ही नहीं रही तो रहने दो।
मैं सोने जा रहा हूँ। जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो मुझे जगा देना। अरमान ने स्लीप मास्क निकाला, सोने का नाटक करते हुए। नहीं, सो मत, मैं बस जानना चाहती हूँ। नलिनी खुद को रोक नहीं पाए और चिल्ला उठी। उसकी जिज्ञासा आखिरकार उसके संकोच पर हावी हो गई। तुम क्या जानना चाहती हो? अरमान ने नलिनी को अजीब तरह से देखा। फिर उसका हाव भाव अचानक बदल गया और उसकी आवाज़ गमगीन और उदास हो गई। जैसे उसने कहा, नलिनी, क्या तुम जानती हो कि अनया और मैं आधिकारिक तौर पर शादी कर रहे हैं, और इसलिए तुम बहुत दुखी हो और मेरी शादी से पहले मुझे दूर ले जाने की योजना बना रही हो? क्या तुम पूछ रही हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह है या नहीं? अगर कोई एक्स्ट्रा प्लेन टिकट होता तो क्या मैं तुम्हारे साथ दुनिया घूमने के लिए तैयार होता? नलिनी अरमान को घूर रही थी, पूरी तरह से हक्का बक्का। उसके दिमाग में एक ही विचार दौड़ रहा था, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा। तुम्हारे हाव भाव को देखकर लगता है, क्या मेरा निशाना सही लगा? नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो। मुझे टॉमबॉय टाइप लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके अलावा अगर हम साथ होते तो हम शायद हर दिन कुश्ती कर रहे होते और घर को हर 3 दिन में बदलना पड़ता। नलिनी कुछ नहीं बोली और बस खाली नज़रों से अरमान को घूरती रही, जिससे वह भी चौंक गया। पागल, नलिनी ने संक्षेप में कहा। हालांकि उसके दिमाग में अनायास ही एक दृश्य आ गया। अगर वह और अरमान साथ होते तो आंगन से लेकर लिविंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, बालकनी तक 300 राउंड लड़ते हुए वह अपने खंजर इस्तेमाल करती और अरमान अपनी तलवारबाजी दिखाता। उफ, ये नज़ारा कुछ ज़्यादा ही सुंदर था। ये सोचकर नलिनी का चेहरा शर्म से लाल हुए बिना न रह सका। और तभी वे लगभग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। अरमान ने अब नलिनी को नहीं छेड़ा, क्योंकि उसने देखा कि नलिनी चुपचाप बैठी है और उसका चेहरा लाल हो रहा है। वह वास्तव में इस पागल लड़की से डरता था, कहीं वह गुस्से में आकर उसे पीट न दे। वह नलिनी के साथ सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। कार को एयरपोर्ट पार्किंग में खड़ी करने के बाद नलिनी ने एक और कॉल की, किसी जूनियर को कार वापस ले जाने के लिए कहा, और फिर वह अरमान के साथ वेटिंग हॉल में दाखिल हुई। उन दोनों के पास फर्स्ट क्लास के टिकट थे और हैरानी की बात यह थी कि उनकी सीटें एक दूसरे के बगल में थीं। इसने अरमान को शक करने पर मजबूर कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस लड़की को किसी ने उस पर नज़र रखने के लिए सौंपा हो? क्योंकि भारत रक्षक बल अरमान की महादक्ष स्तर की ताकत से वाकिफ था। हालांकि जनरल जोरावर ने अरमान के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं की थीं, लेकिन अगर वह पुणे शहर छोड़ता तो एक निगरानी करने वाले को ढूंढना काफ़ी सामान्य बात थी। गनीमत थी कि निगरानी करने वाली नलिनी थी और अरमान को ज़्यादा परेशानी नहीं थी। नलिनी और वह एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे और उनके अनुभव काफ़ी मिलते जुलते थे। अनया की तुलना में नलिनी के पास उसके साथ चर्चा करने के लिए अधिक विषय थे, और नलिनी के सामने अरमान कुछ भी कहने की हिम्मत रखता था और बहुत रिलैक्स महसूस करता था। विमान के उड़ान भरने का इंतजार करते हुए अरमान पोर्टेबल टीवी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, एक अच्छी फिल्म की तलाश में, जबकि नलिनी, जिसने काफ़ी देर तक खुद को रोके रखा था, आखिरकार बोली, अरे अरमान, मैंने सुना है तुम अपने दादाजी के जन्मदिन के लिए घर जा रहे हो। बिल्कुल सही, यह मेरे दादाजी का 80वां जन्मदिन है। अरमान ने सिर हिलाया। ओह, नलिनी ने सिर हिलाया, फिर एक पल के लिए चुप रही और अचानक बोली, तो क्या मैं तुम्हारे दादाजी के जन्मदिन पर आ सकती हूँ? हैं? अरमान दंग रह गया। सोचने के बाद दादाजी के जन्मदिन पर किसी दोस्त को लाना थोड़ा अजीब लगा, खासकर एक खूबसूरत लड़की को। हालांकि नलिनी शायद जयपुर में अकेली काफ़ी बोर होगी और उसे स्वभाव से भीड़भाड़ पसंद थी, इसलिए उसे साथ ले जाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर वह दूसरी लड़कियों को लाता तो अनया को जलन हो सकती थी, लेकिन नलिनी के मामले में अनया निश्चित रूप से गलतफहमी नहीं पालती है। क्या ठीक है या नहीं? मुझे सीधा जवाब दो। अरमान को हिचकिचाते देख नलिनी गुस्से से बोले बिना न रह सकी। अरमान ने बात को खींचते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं कैप्टन। नलिनी की उपस्थिति जयपुर में मेरे रायजादा परिवार के लिए बड़े सम्मान की बात होगी। अब हुई न बात। प्लेन से उतरने के बाद मैं एक बेहतर तोहफा चुनूंगी। मैं पहली बार किसी बुजुर्ग से मिल रही हूँ, खाली हाथ नहीं जा सकती। नलिनी अपने आप में बड़बड़ाए। साथ ही उसे लगा कि पिछला दृश्य थोड़ा अजीब था। वह ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि क्या अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बदसूरत बहू अपने ससुराल वालों से मिल रही हो, लेकिन कहानी ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। इस पर एक फ्लाइट अटेंडेंट आए और धीरे से पूछा, सर, मैम, क्या आपको कोई मिठाई, फल या ड्रिंक्स चाहिए? नहीं शुक्रिया। अरमान ने ऊपर देखा, मुस्कुराते हुए, और विनम्रता से जवाब दिया, मुझे एक गिलास नींबू पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। उसके बगल में बैठी नलिनी ने कोई औपचारिकता नहीं दिखाई। मैम, नींबू पानी ताज़ा बनाना पड़ेगा, कृपया एक पल इंतज़ार करें। फ्लाइट अटेंडेंट विनम्रता से मुस्कुराई, फिर नलिनी के लिए नींबू पानी तैयार करने क्रू एरिया में चली गई। यह एयरलाइन अच्छी है। वह फ्लाइट अटेंडेंट अभी जो गई, उसका फिगर अच्छा था और दिखने में भी नाजुक और सुंदर थी।
बेशक वह अभी भी मुझसे थोड़ी कमतर है। नलिनी बोर होकर जाती हुई फ्लाइट अटेंडेंट की सुंदर चाल को देख रही थी, किसी पुराने गुंडे की तरह टिप्पणी करते हुए। अरमान भी ऊपर देखे बिना नहीं रह सका। फ्लाइट अटेंडेंट का फिगर सुडौल था और वह बहुत नज़ाकत के साथ चलती थी। उसने अभी उसकी आवाज़ का लहजा याद किया, जो रटा रटाया नहीं था, बल्कि उसमें वास्तविक परवाह थी, और उसकी आवाज़ बहुत कोमल थी, जिससे लोगों को अपनेपन का एहसास होता था। जब फ्लाइट अटेंडेंट फिर से बाहर आई तो अरमान ने आखिरकार उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें बादामी थीं और गाल आड़ू जैसे, एक विशिष्ट सुडौल चेहरा और लंबे काले बाल जो रेशम की तरह चमकदार थे। विशेष रूप से उसकी आंखें, जो शांत और सौम्य थीं, आंखों को बहुत भाने वाली। अरमान उसे एक दो बार और देखे बिना नहीं रह सका। अरे अरमान, तुम्हारी आंखें बाहर गिर जाएंगी, बगल में बैठी नलिनी ने नाराजगी से कहा। अरमान मुस्कुराया, क्यों, क्या तुम्हें जलन हो रही है? लेकिन मैं कोई ठरकी नहीं बन रहा हूँ। उस फ्लाइट अटेंडेंट का चेहरा पीला है और उस पर हल्का नीलाहरा रंग छाया हुआ है। उसे माहवारी का दर्द होने वाला है, क्या तुम मेरा यकीन करोगी? मैं तुम्हारा यकीन नहीं करती, तुम बस ठरकी बन रहे हो, उसे देख रहे हो क्योंकि वह सुंदर है, और फिर इतनी गंभीरता से बात कर रहे हो। नलिनी ने तिरस्कारपूर्वक कहा। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही नलिनी ने बोलना खत्म किया, फ्लाइट अटेंडेंट का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह खुद को रोक नहीं पाए और नीचे बैठ गई, अपने पेट के निचले हिस्से को पकड़कर। साथ ही पसीने की एक महीन परत उसके माथे और बालों की जड़ों से रिसने लगी, बूंदें बनकर उसके गालों से नीचे बहने लगीं। अरे तेरी, तुम्हें इतना सटीक होना जरूरी है क्या? नलिनी अरमान को देखे बिना नहीं रह सकी। अध्याय 543। नलिनी अरमान को ऐसे देख रही थी मानो वह कोई एलियन हो। हालांकि अरमान पहले से ही पूरे भारत में एक प्रसिद्ध वैद्य था, लेकिन नलिनी की यादों में अरमान अभी भी वही बदमाश था जिसने दक्षिण अमेरिका में उसका मिशन आइटम चुराया था। वह बातूनी था और किसी सुंदर स्त्री को देखकर सीधा नहीं चल सकता था। कुल मिलाकर वह किसी शरीफ इंसान जैसा नहीं लगता था। नलिनी के लिए एक चमत्कारी हाथ और बीमारों को ठीक करना जैसे उच्च शब्दों को इस लड़के के साथ जोड़ना मुश्किल था, जिसका चेहरा देखकर घूंसा मारने का मन करता था। आह, एक डॉक्टर होने के नाते मुझे लगता है कि अब जलवा दिखाने का समय आ गया है। अरमान ने अपने बाल झटके एक कूल एक्सप्रेशन बनाया, अपनी सीट बेल्ट खोली और खड़ा हो गया। नलिनी ने उसके लंबे कद को देखा। हालांकि वह अभी भी घूंसा मारने लायक लग रहा था, लेकिन अब उसमें एक अवर्णनीय, आश्वस्त करने वाली आभा थी। लता, क्या तुम वहां हो? मेरी मदद करो, वाणी की तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ी दूर उस फ्लाइट अटेंडेंट की सहकर्मी, एक लंबी टांगों वाली सुंदरी, मदद के लिए अपने वॉकी टॉकी पर पागलों की तरह कॉल कर रही थी। हालांकि जब उस लंबी टांगों वाली फ्लाइट अटेंडेंट ने ऊपर देखा तो उसने अरमान को अपनी ओर आते देखा। नमस्ते सर, मैं अभी थोड़ी व्यस्त हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको किसी सहायता की आवश्यकता है? लंबी टांगों वाली फ्लाइट अटेंडेंट ने जल्दी से पूछा। मुझे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम्हारी इस सहकर्मी को मेरी मदद की जरूरत है। अरमान ने यह संकेत देने के लिए सिर हिलाया कि वह ठीक है, फिर अपना हाथ उठाया और पीला पड़ी फ्लाइट अटेंडेंट की ओर इशारा किया। इससे पहले कि वह बोल पाता, लंबी टांगों वाली फ्लाइट अटेंडेंट ने जल्दी से कहा, वह थोड़ी अस्वस्थ महसूस कर रही है, लेकिन वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। सर, कृपया अपनी सीट पर वापस जाएं, विमान उड़ान भरने ही वाला है। हालांकि अरमान ने बहुत संजीदगी से कहा, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। पहले मुझे समझाने दो, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने देखा कि वह असहज है, इसलिए मैं जांच करने आया। आखिरकार एक इतनी खूबसूरत लड़की को दर्द में फर्श पर बैठे देखकर एक पुरुष के रूप में मुझे लगा कि मुझे आकर देखना चाहिए। शुक्रिया सर, लेकिन मैं ठीक हूँ। थोड़ा आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। कृपया जल्दी अपनी सीट पर वापस जाएं। पीला पड़ी फ्लाइट अटेंडेंट अपने पेट के निचले हिस्से को पकड़े हुए अपनी एयर होस्टेस ड्रेस के नीचे अपने सुंदर पैरों को दिखाते हुए उस पल विशेष रूप से दयनीय लग रही थी। क्या तुम सच में ठीक हो? अरमान ने सिर हिलाया और आह भरी, उफ, तुम जवान लड़कियां भी ना, सच में। सर्दियों में नंगे पैरों वाली स्कर्ट पहनना, ठंडे पे पीना और अपने पीरियड्स के दौरान सावधान न रहना। क्या तुमने अभी प्लेन पर चढ़ने से पहले कुछ ठंडा पिया था? क्या तुम्हें पता है कि यह तुम्हारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचाता है? तुम आगे चलकर बांझ तो नहीं होना चाहती ना? अरमान ने इस पल यह भी स्पष्ट रूप से देखा कि दर्द से कराह रही फ्लाइट अटेंडेंट के सीने पर लगे नेम टैग पर नाम वाणी था। दूसरी लंबी टांगों वाली फ्लाइट अटेंडेंट का नाम यशिका था। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे माहवारी का दर्द है? और तुम्हें कैसे पता कि मैंने अभी कोल्ड ड्रिंक पी थी? वाणी ने बहुत हैरानी से अरमान की ओर देखा, फिर उसकी भौहें तन गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि वह ठरकी जो थोड़ी देर पहले कोने से उसे घूर रहा था, वह यही इंसान है? वरना उसे इतनी सारी बातें कैसे पता होंगी? तुरंत अरमान के प्रति वाणी की नज़रों में थोड़ी दुश्मनी आ गई। इस पल यशिका, वह लंबी टांगों वाली फ्लाइट अटेंडेंट जो वाणी को सहारा दे रही थी, अचानक आश्चर्य से चिल्लाई, अरमान को देखते हुए,
अरे तुम, मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। अब जब तुम कह रही हो तो तुम मुझे भी थोड़ी जानी पहचानी लग रही हो। वाणी अभी दर्द से तड़प रही थी, इसलिए उसने अरमान को ठीक से नहीं देखा था। यशिका के कहने पर उसे अचानक लगा कि यह आदमी वास्तव में थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह व्यक्ति कोई पुराना अपराधी है? वह हमेशा उसके आसपास दिखाई देता है, इसलिए वह उसे जाना पहचाना लगता है। ओह नहीं, ये थर्की ऐसे तरीके अपना रहा है, यहाँ तक कि उसके साथ प्लेन में भी चढ़ गया। हालांकि वह काफ़ी हैंडसम है। अफसोस की बात है कि वह एक आवारा थर्की स्टॉकर है। आप सच में किसी किताब को उसके कवर से नहीं आंक सकते। कितने शर्म की बात है। आह, बहुत दर्द हो रहा है। जैसे ही वाणी अपने विचारों में खोई हुई थी, उसे अचानक पेट में एक तेज मरोड़ महसूस हुई, इतना दर्द कि वह लगभग बेहोश हो गई। दूसरों ने भी शोर सुना और जल्दी से इधर उधर देखा। क्या हुआ? इस फ्लाइट अटेंडेंट को क्या हुआ? उसे शायद पेट दर्द है। पेट दर्द? उसे दस्त तो नहीं लगने वाले? तो वह जल्दी से टॉयलेट क्यों नहीं जाती? अगर उसने प्लेन में ही कर दिया तो? अबे यार भाई, तुम तो गजब हो। साफ दिख रहा है उसे माहवारी का दर्द है और तुम दस्त की बात कर रहे हो। कमाल है भाई, तुम स्टैंड अप कॉमेडियन हो क्या? दूसरों की इतनी बेशर्मी भरी टिप्पणियां और मजाक सुनकर फ्लाइट अटेंडेंट वाणी का चेहरा शर्म से हरा पड़ गया। अरमान ने जल्दी से दूसरी लंबी टांगों वाली फ्लाइट अटेंडेंट यशिका से कहा, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, चलो पहले इसे लाउंज तक सहारा देते हैं। इस हालत में ये काफ़ी डरावनी लग रही है। मुझे एक बार देखने दो, वरना यहाँ से जयपुर पहुँचने में अभी 3 घंटे हैं। यह इतनी देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लंबी टांगों वाली फ्लाइट अटेंडेंट यशिका वाणी के पीला खून रहित चेहरे से घबरा गई थी और अरमान की बात सुनकर वह भी अनिश्चित महसूस करने लगी। यशिका दीदी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा दर्द है, वाणी ने कमजोरी से कहा। ये ठीक है, जिद मत करो, डॉक्टर को देखने दो, इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा मैं यहाँ देख रही हूँ। यशिका ने वाणी को आंख मारी, उसे भरोसा दिलाते हुए कि वह इस व्यक्ति पर नजर रखेगी। फ्लाइट अटेंडेंट्स को अक्सर यात्रियों द्वारा परेशान किया जाता है, खासकर फर्स्ट क्लास के क्लाइंट्स जो और भी ढीठ होते हैं। अरमान अपेक्षाकृत सभ्य था। कुछ लोग तो बस फ्लाइट अटेंडेंट से अपनी सीट बेल्ट बांधने में मदद करने के लिए कहते थे ताकि उन्हें छूने का मौका मिल सके। ठीक है तो मैं यशिका दीदी को तकलीफ दूंगी, वाणी ने कमजोरी से कहा। अरमान थोड़ा नासमझ था, यह नहीं जानता था कि वे दोनों कौन सा सीक्रेट कोड बोल रही हैं। हालांकि उसने भी वाणी को लाउंज क्षेत्र तक सहारा देने में मदद की। क्या हुआ वाणी, क्या तुम ठीक नहीं हो? फर्स्ट क्लास की मुख्य पसा आराम कर रही थी जब उसने वाणी को पीला चेहरा लिए मदद के साथ अंदर आते देखा। वह जल्दी से खड़ी हो गई और पूछा कि क्या हुआ है। यशिका ने वाणी को बैठने में मदद करते हुए संक्षेप में पसा को उसकी स्थिति की जानकारी दी। पसा ने पहले भी इसी तरह की समस्याओं का सामना किया था। हालांकि माहवारी के दर्द के पिछले मामले वाणी की मौजूदा स्थिति जितने गंभीर नहीं थे, लेकिन फिर भी पसा शांत और संयमित रही। उसने पहले यशिका को निर्देश दिया कि वह जल्दी से फर्स्ट क्लास केबिन में काम पर वापस जाए और फिर वाणी की ड्यूटी संभालने के लिए दूसरी फर्स्ट क्लास फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाया। ये इंतजाम करने के बाद उसने फिर अरमान से पूछा, सर आपकी मदद के लिए शुक्रिया। मैं सोच रही थी वाणी की हालत कैसी है। अगर यह वाकई गंभीर है तो हमें टेक ऑफ में देरी करनी होगी और उसे पहले अस्पताल भेजना होगा। अरमान ने सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा, क्या प्लेन में दही है? हालांकि पसा को समझ नहीं आया कि अरमान ने दही का जिक्र क्यों किया, लेकिन उसने तुरंत सिर हिलाया और जवाब दिया, जी हाँ, हमारी फर्स्ट क्लास सर्विस मेहमानों के लिए दही और दूध उपलब्ध कराती है। अरमान ने निर्देश दिया, उसे थोड़ा दही पीने को दो। दही में बड़ी मात्रा में कैल्शियम होता है और कैल्शियम नसों को स्थिर कर सकता है और गर्भाशय की मांसपेशियों को आराम दे सकता है, जिससे उसका दर्द कम हो जाएगा। अध्याय 544। ठीक है। फ्लाइट अटेंडेंट को आखिरकार समझ आ गया कि अरमान दही क्यों मांग रहा था और उसने जल्दी से एक कप दही निकाला और सावधानी से वाणी को तब तक खिलाया जब तक कि वह पूरा पी नहीं गई। साथ ही उसने चुपचाप ये जानकारी भी नोट कर ली कि दही पीने से माहवारी के दर्द पर काबू पाया जा सकता है। आखिरकार कई महिलाओं को इस दर्द से गुजरना पड़ता है, खासकर उनके जैसी फ्लाइट अटेंडेंट्स जिनके काम और खाने का समय अनियमित होता है, उन्हें ये समस्या अधिक होती है। अब जब उसे आखिरकार एक देसी नुस्खा मिल गया था तो उसे याद रखना ही था। क्या कुछ और है जो आप चाहते हैं कि मैं करूं? वाणी को दही खिलाने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट ने अरमान से फिर पूछा। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब आगे बस देखो मैं क्या करता हूं। अरमान ने हाथ हिलाया, फ्लाइट अटेंडेंट को थोड़ा स्थान देने के लिए कहा ताकि वह आगे बढ़ सके। अरमान को नीचे बैठते देख यशिका, जो पास ही थी, ने चेतावनी दी, डॉक्टर आप वाणी के कपड़े उतारकर उसके पेट की मालिश तो नहीं करने वाले हैं ना? तुम्हें पता है कि इसका इलाज वैसे कैसे किया जाता है?
अरमान ने अपना सिर घुमाया, इस सुंदर पैरों वाली बड़ी बहन को अजीब तरह से देखते हुए। सच कहा जाए तो ये लंबी टांगों वाली फ्लाइट अटेंडेंट यशिका वाणी से काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, और उसका फिगर और भी मोहक था। खासकर जब उसकी आंखें गुस्से से घूरती थीं तो ऐसा लगता था जैसे वह एक ही समय में गुस्से में भी है और मजाक भी कर रही है। बहुत ही आकर्षक। यशिका को लगा जैसे उसने अरमान के विचारों को पढ़ लिया हो और उसने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि इलाज कैसे करना है। हालांकि मैंने कई टीवी शोज़ में देखा है कि डॉक्टर अक्सर मरीजों का उस तरह फ़ायदा उठाते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह सज्जन उस तरह के बेशर्म इंसान नहीं हैं। अरमान ने यशिका के शब्दों में छिपे ताने को नज़रअंदाज किया और एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, मैं मूल रूप से बालियाऊ मर्म बिंदुओं की मालिश करने की योजना बना रहा था। ये बिंदु पेट पर होते हैं और माहवारी के दर्द के दौरान उनकी मालिश करना दर्द से राहत दिलाने में बहुत प्रभावी है। लेकिन चूंकि तुमने इसे उस तरह से कहा, मैं इलाज का एक अलग तरीका आजमा सकता हूँ। ये सबसे अच्छा है अगर आपको उसके कपड़े न उठाने पड़ें, वरना अगर कोई यात्री देख ले तो इससे हमारी कंपनी की छवि पर असर पड़ेगा। डॉक्टर, लगता है आपका चिकित्सा कौशल वास्तव में बहुत अच्छा है, यशिका ने जानबूझकर जोर दिया। यशिका दीदी, मुझे बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। शुक्रिया डॉक्टर। दही पीने के बाद वाणी के लक्षणों में थोड़ी राहत मिली थी। यशिका और अरमान की बातें सुनने के बाद वह जानती थी कि यशिका उसे किसी ठरकी द्वारा फ़ायदा उठाए जाने से बचाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वह अपने शरीर को सबसे अच्छी तरह जानती थी। अरमान ने कुछ भी नहीं किया था, उसने बस एक कप दही पिया और उसे बहुत बेहतर महसूस हुआ। लगता है इस व्यक्ति के पास कुछ चिकित्सा कौशल होना चाहिए, न कि वह कोई शुद्ध ठरकी है। भले ही वह ठरकी हो, वह ऐसा है जिसके पास थोड़ा हुनर है। और पास से देखने पर वह काफ़ी हैंडसम था और उसकी पसंद का था। सबसे बड़ी बात, वह फर्स्ट क्लास में बैठा था, जिसका मतलब था कि उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। वैसे भी उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। अगर वह वास्तव में उसे पसंद करता है तो वह प्लेन से उतरते समय उसे अपना फ़ोन नंबर दे सकती है और वे चैट कर सकते हैं। ये सोचकर वाणी का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। कौन सी महिला प्यार के सपने नहीं देखती? जब एक ऐसा पुरुष जो बिल्कुल सपनों के राजकुमार जैसा हो उसके सामने प्रकट हुआ तो वाणी को लगा कि उसे इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तुम अभी केवल लक्षणों से राहत पा रही हो, यह मत सोचो कि पूरी तरह से ठीक होना इतना आसान है। तुम्हारी समस्या बरसों की अनियमित जीवन शैली के कारण है। पूरी तरह से ठीक होना इतना आसान नहीं होगा, अरमान ने उसे गंभीरता से समझाया। शायद यह उसकी पेशेवर आदत थी, लेकिन जब भी अरमान किसी को बहुत खराब जीवन शैली के साथ देखता तो वह उन्हें लेक्चर दिए बिना नहीं रह पाता था। अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो सबसे अच्छे डॉक्टर का कौशल भी बेकार है। मैं समझ गई, मैं भविष्य में बदल जाऊंगी, वाणी ने धीमी आवाज में कहा। अरमान की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वह एक डरपोक नई नवेली पत्नी की तरह लग रही थी। यशिका ने अपनी भौहें चढ़ाईं, सोच रही थी कि उस पल में क्या हुआ। कैसे वाणी, ये छोटी लड़की, अचानक इतनी अजीब लगने लगी। आमतौर पर जब वह उससे दो बातें कहती तो वाणी पलटकर जवाब देती, ये कहते हुए कि जीवन स्वतंत्र और आसान होना चाहिए, और अगर आप आइसक्रीम भी नहीं खा सकते तो जीने का क्या मज़ा। लेकिन अब एक अजनबी द्वारा उसे इतना बुरा लेक्चर दिया जा रहा था और यह जिद्दी लड़की एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर रही थी। कितना अजीब है। ठीक है, अपना पैर आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारे सान्यंजियाओ मर्म बिंदु की मालिश करूंगा। ये बिंदु गुर्दे से जुड़ा होता है और प्राण और रक्त को नियंत्रित कर सकता है। तुम्हारा दर्द प्राण शक्ति के रुकने और खून के जमने का एक आम उदाहरण है। अरमान ने वाणी के मोजे भी नहीं उतरवाए। वैसे भी फ्लाइट अटेंडेंट्स के मोजे बहुत पतले थे, लगभग न पहनने के बराबर। यशिका ने वाणी को आंख मारकर इशारा किया कि वह मना करे, लेकिन कौन जानता था वाणी एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह व्यवहार करेगी। और कहकर उसने अपनी स्कर्ट थोड़ी ऊपर उठाई और फिर अपनी सुंदर सुडौल पिंडली आगे बढ़ा दी। हालांकि उसके पैर यशिका की तरह लंबे और पतले नहीं थे, लेकिन उसकी पिंडली की हड्डियां बेहद सुडौल थीं और उसकी त्वचा बहुत गोरी थी। मोज़ों के माध्यम से भी कोई उसकी कोमलता और नाजुक बनावट को महसूस कर सकता था। अरमान ने ज्यादा नहीं सोचा, उसने थोड़ी सी प्राण शक्ति का उपयोग किया, इसे अपनी उंगलियों पर केंद्रित किया। वाणी की मालिश करते समय प्राण शक्ति का एक अंश उसके शरीर में प्रवेश कर गया। पास खड़ी फ्लाइट अटेंडेंट जो वाणी को देख रही थी ने उसकी असामान्य प्रतिक्रिया को देखा और जल्दी से पूछा, वाणी, क्या हुआ? मैं वाणी का चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। उसने अपना मुंह खोला लेकिन केवल मैं ही कह पाए। फ्लाइट अटेंडेंट ने चिंता से अपना पैर पटका और कहा, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? जल्दी बताओ, इतना शर्माओ मत, सच में चिंता हो रही है। मुझे सूसू आई है, वाणी ने कहा। उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसकी आवाज़ मच्छर की भिनभिनाहट जितनी धीमी थी जब उसने ये कहा। आखिरकार उसके सामने वह आदमी था जिसे वह थोड़ा पसंद करने लगी थी।
अगर पेशाब करने की तीव्र इच्छा ना होती, जिसके संकेत पहले ही मिल रहे थे कि अब और रोकना मुश्किल है, तो वह कभी इतनी शर्मनाक बात मुंह से नहीं निकालती। अरमान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ये सामान्य है। पेशाब करने की इच्छा का मतलब है कि तुम्हारी प्राण शक्ति और रक्त बह रहे हैं। जाओ, इसे रोको मत वरना खुद को नुकसान पहुंचाओगी। अरमान खड़ा हो गया और वानी को उसके जूते थमा दिए। वानी ने ये सुना, सावधानी से अपने जूते पहने, अरमान को एक शर्मीली नज़र से देखा, फिर अपने पैरों को सिकुड़ते हुए शर्माते हुए वॉशरूम की ओर चली गई। अध्याय 545। थोड़ी देर बाद वानी वापस लौटी। उसका चेहरा अब पहले जैसा पीला नहीं था, बल्कि एक स्वस्थ चमक के साथ खिला हुआ था। अब दर्द नहीं हो रहा, सच में दर्द नहीं हो रहा। शुक्रिया। ओह, मुझे अभी तक आपका नाम नहीं पता। वानी अपना कदम बढ़ाने के लिए तैयार थी। आज के समाज में इतना काबिल आदमी बहुत दुर्लभ है। न केवल वह हैंडसम और अमीर है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास ये चिकित्सा कौशल है। अगर उसकी सहेलियों को पता चला तो लोगों का एक पूरा समूह उसे छीनने आ जाएगा। उसे पहले कदम उठाना था। कोई बात नहीं, मेरा नाम अरमान रायजादा है। ये बस एक छोटी सी मदद थी। हालांकि तुम्हें भविष्य में अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा। हर बार तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी कि तुम्हें प्लेन में कोई डॉक्टर मिल जाए। अरमान मुस्कुराया कुछ लापरवाही से, अगर और कुछ नहीं है तो मैं अपनी सीट पर वापस जाता हूँ। हमें काफ़ी देर हो चुकी है, प्लेन को उड़ान भरनी चाहिए। अरमान रायजादा, मैं ये नाम याद रखूंगी। लैंड करने के बाद मैं आपको डिनर पर ले चलूंगी। वानी ने चुपचाप अरमान का नाम कई बार दोहराया, फिर इसे याद कर लिया। उसने सोचा और फैसला किया कि वह इतने अच्छे आदमी को हाथ से नहीं जाने दे सकती, इसलिए उसने अपना दांव चलने का मन बना लिया। ठीक है, किसी खूबसूरत महिला द्वारा डिनर पर आमंत्रित किया जाना दुर्लभ है। अरमान थोड़ा मुस्कुराया और मान गया। यशिका, पास खड़ी लंबी टांगों वाली फ्लाइट अटेंडेंट, खींच गई थी, सोच रही थी, ये छोकरी। अभी उसे शक था कि वह ठरकी है, और अब वह पूरी तरह उस पर लट्टू हो रही है। कितनी बिना रीढ़ की हड्डी वाली है। लेकिन रुको, अरमान रायजादा, ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? मैंने इसे कहाँ सुना है? यशिका ने भौहें सिकुड़ी। उसे लगा कि नाम बहुत ज़्यादा जाना पहचाना है, जैसे उसने हाल ही में इसे अक्सर सुना हो। हालांकि जब उसने उस पल याद करने की कोशिश की तो उसे याद नहीं आया कि कहाँ। तभी यशिका की नज़र अनजाने में प्लेन के पोर्टेबल टेलीविज़न पर पड़ी, जो एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट प्रसारित कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी देश के चिकित्सा संगठन ने एक कैंसर विरोधी पदार्थ की खोज की है। हालांकि एंकर ने फिर जोड़ा, ये सोचते हुए कि क्या ये कैंसर विरोधी पदार्थ असली है और क्या इसकी तुलना प्रोफेसर अरमान रायजादा द्वारा खोजी गई दवा से की जा सकती है। उस पल यशिका के दिमाग की बत्ती जली। उसे याद आया कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कौन है। उसे कुछ विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी आवाज़ थोड़ी घबराई हुई थी जब उसने कहा, आप प्रोफेसर अरमान रायजादा हैं? प्रोफेसर? अरमान ने अपनी नाक छुई, थोड़ा शर्मिंदा होकर। वह तो यूनिवर्सिटी भी नहीं गया था, तो वह प्रोफेसर कैसे हो सकता है? हालांकि उसकी मौजूदा शोहरत बहुत बड़ी थी और उसका चिकित्सा कौशल इतना चमत्कारी था। भारतीय चिकित्सा समुदाय में एक प्रमुख हस्ती के रूप में अक्सर भारतीय चिकित्सा पेशेवरों द्वारा विदेशी चिकित्सा दिग्गजों से मुकाबला करने के लिए उसका उदाहरण दिया जाता था। ऐसी हस्ती के पास केवल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना वास्तव में अनुचित होगा। इस प्रकार पुणे मेडिकल कॉलेज के डीन ने एक अपवाद बनाया। अरमान को पारंपरिक भारतीय चिकित्सा विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में एक अनौपचारिक पद की पेशकश की, इस उम्मीद में कि अरमान कभी कभार छात्रों को पढ़ाने आएगा, पारंपरिक भारतीय नैदानिक चिकित्सा को समझाएगा और घरेलू शिक्षण में कुछ कमियों को भरेगा। अरमान ने इसे कोई बड़ी बात नहीं माना और आसानी से सहमत हो गया। इसलिए अब जब अरमान की बात होती है तो उसे सम्मानपूर्वक प्रोफेसर अरमान रायजादा कहा जाता है। 22 साल की उम्र में एक प्रोफेसर। कई अंडरग्रेजुएट छात्र जब ग्रेजुएट होते हैं तो इससे बड़े होते हैं। एक बार रिपोर्ट होने के बाद न केवल चिकित्सा समुदाय के लोग अरमान को जानते थे, बल्कि कई लोग जो मूल रूप से चिकित्सा की परवाह नहीं करते थे, उन्होंने भी इस चमत्कारिक आदमी के बारे में जाना जो केवल 22 साल का था। इस प्रकार एक चमत्कारी वैद्य होने के अलावा अरमान भारत का शीर्ष विद्वान, इस साल का सबसे सेक्सी पुरुष, लड़कियों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला पुरुष और कई अन्य खिताबों का हकदार भी बन गया। उसकी मौजूदा लोकप्रियता लगभग ए लिस्ट सेलिब्रिटीज के बराबर थी। हालांकि वह एक एकांत जीवन जीता था और उसकी बहुत कम तस्वीरें लीक हुई थीं। बहरहाल अगर वह महानुभाव उनके ठीक सामने हो तो ध्यान देने वाले लोग अभी भी उसे पहचान सकते थे। आप सच में प्रोफेसर अरमान रायजादा हैं? ये सुनकर वानी अपने छोटे होंठों को ढकने से खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वह पहले ही इतनी शर्मिंदा थी कि ज़मीन में समा जाना चाहती थी। शुरुआत में उसने सोचा था कि अरमान कोई डरावना आदमी है जो उसका पीछा कर रहा है। बाद में उसके मन में अरमान के लिए अच्छी धारणा बनी और उसने सोचा कि चूंकि वह इतनी सुंदर है, वह शायद उसे पसंद करेगा।
इसलिए उसने अरमान को डिनर पर आमंत्रित किया। जब अरमान मान गया तो उसने सोचा कि खुशियां उस पर बरसने वाली हैं। लेकिन अब उसे उसकी हैसियत पता चल गई। हे भगवान, उसके सामने खड़ा आदमी शायद पूरे भारत में सबसे सम्मानित चमत्कारी वैद्य था। रुतबे के मामले में शायद केवल प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन, जो कुछ साल पहले अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय थे और जिनका नाम ही अरबों का था, उनसे तुलना कर सकते थे। लेकिन प्रोफेसर स्वामीनाथन की उम्र क्या थी? और इसकी उम्र क्या थी? ऐसे परफेक्ट आदमी के लिए अगर वह बस अपनी उंगली टेढ़ी करे तो उसके जैसी छोटी फ्लाइट अटेंडेंट्स एयर इंडिया से लेकर इंडिगो तक, विस्तारा से लेकर स्पाइस जेट तक शायद कई किलोमीटर लंबी कतार लगा देंगी, सभी इस अरमान को पाने की होड़ में। मैं अरमान रायजादा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए इसे गुप्त रखना होगा। अरमान ने सिर हिलाया, फिर चारों ओर देखा, स्थिति का जायजा लेते हुए। कई लोग इस क्षेत्र पर ध्यान दे रहे थे। अरमान मुस्कुराया और बोला, मैं आज रिश्तेदारों से मिलने घर जा रहा हूँ। क्या होगा अगर प्लेन में अचानक बहुत सारे मरीज आ जाएं? तुम्हारे लिए व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा, है ना? अरमान ने पलक झपकाए। वाणी, यशिका और मुख्य पस सभी ने सहयोग करते हुए अपने मुंह ढक लिए और फुसफुसाए, हम कुछ नहीं जानते। तुरंत तीनों मुस्कुरा दी, एक दूसरे को इशारों में समझते हुए। अगर उन यात्रियों को पता चल जाता कि इस प्लेन में एक चमत्कारी वैद्य है तो हंगामा मच जाता। जो लोग फर्स्ट क्लास का खर्च उठा सकते हैं, उनके पास आमतौर पर पैसे की कमी नहीं होती। जहां तक सेलिब्रिटीज का पीछा करने की बात है, ये सब व्यक्तिगत पसंद का मामला है। इसलिए प्लेन में किसी सेलिब्रिटी से मिलना आमतौर पर सिर्फ एक फ़ोटो लेने तक सीमित होता है। क्योंकि उन लोगों के लिए सेलिब्रिटीज ज़्यादा मायने नहीं रखते, वे सभी अमीर और प्रभावशाली हैं। हालांकि एक चमत्कारी वैद्य अलग है। एक साधारण वैद्य लोगों की प्रशंसा के लायक है। आखिरकार हर किसी के परिवार में कुछ बीमार सदस्य होते हैं, और अरमान जैसा महान चमत्कारी वैद्य, जिसकी ख्याति पूरे भारत में प्रसिद्ध है, अगर लोगों को पता चले कि वह प्लेन में है तो वे यात्री अरमान को नोच खाएंगे। वे कम से कम उससे अपनी बीमारियों में मदद के लिए अपॉइंटमेंट की मांग करेंगे। उस स्थिति में प्लेन शायद उड़ान ही नहीं भर पाएगा। मेरा राज रखने के लिए शुक्रिया। मेरे पास आप लोगों के लिए एक छोटा सा तोहफा भी है। अरमान थोड़ा मुस्कुराया और बोला, फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में आप सभी का जीवन काफ़ी कठिन होता है। उड़ान के लंबे घंटे, अनियमित खान पान और आराम, मैं कल्पना कर सकता हूं कि आज जैसी स्थितियां आपके लिए आम हैं, है ना? अरमान ने पास रखा एक पेन और कागज़ उठाया, जल्दी से एक मानव आकृति का स्केच बनाया। फिर उसने इस आकृति पर उन मर्म बिंदुओं को चिन्हित किया जिन्हें उसने अभी दबाया था, एक एक करके, और उसके पास खाली जगह में इन बिंदुओं की विशिष्ट स्थिति और दबाने के तरीके लिखे। चित्र मुख्य पस को सौंपते समय अरमान ने समझाया, हर माहवारी से पहले आप खुद इन बिंदुओं की मालिश कर सकती हैं। इससे दर्द की संभावना कम हो जाएगी, और दर्द के दौरान आप दर्द से राहत पाने के लिए भी इन बिंदुओं की मालिश कर सकती हैं। शुक्रिया डॉक्टर रायजादा। मुख्य पस ने अपना आभार व्यक्त किया। अरमान मुस्कुराया, कोई बात नहीं, मैं अपनी सीट पर वापस जा रहा हूँ। अरमान के जाने के बाद वाणी निराश लग रही थी, जैसे उसे अभी प्यार हुआ हो और तुरंत ही दिल टूट गया हो। उसका मूड भी बादलों से हल्की बूंदाबांदी में बदल गया। यशिका, लंबी टांगों वाली फ्लाइट अटेंडेंट, उसके पास गई और थोड़ी ईर्ष्या के साथ बोली, वाणी, इतना उदास मत हो। क्या डॉक्टर रायजादा तुम्हारे साथ डिनर के लिए नहीं माने? क्या तुम्हें पता है, डॉक्टर रायजादा का मौजूदा आवास सेना की सुरक्षा में है, और यहाँ तक कि पुणे के मेयर को भी डॉक्टर रायजादा से मिलने का समय मिलना मुश्किल है। मुझे याद आया, मैंने डॉक्टर रायजादा को कहाँ देखा था। वाणी ने उसे नज़रअंदाज करते हुए कुछ अजीब सी बात कही, मैंने उन्हें अपने सपने में देखा था। यशिका ने अपनी आंखें घुमाईं और बोली, बस हो गया, ये लड़की प्यार में पागल हो गई है। अध्याय 546 ... उसने एयर होस्टेस की छोटी मोटी बीमारी ठीक कर दी, और कर्मशक्ति का एक अंश चुपचाप अरमान रायजादा के शरीर में प्रवेश कर गया। उसे वो एयर होस्टेस याद आ गई, जिसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था, जो घबराई हुई और बेचैन दिख रही थी और उसे खाने पर बुलाना चाहती थी। वो थोड़ा मुस्कुराया, जाहिर है उसका आकर्षण अभी भी बरकरार था और उसकी खूबसूरती साफ झलक रही थी। अरे अरमान, तुम इतनी देर तक कहाँ थे? जब अरमान अपनी सीट पर लौटा तो नलिनी राठौड़ ने तुरंत अपनी नाराजगी जाहिर की, फिर मुंह फुलाते हुए अरमान की ओर शक की निगाहों से देखा, क्या तुम्हें वो सुंदर लगी? और उसकी बीमारी ठीक करने के बाद तुमने मौका देखकर नंबर बदल लिए और डिनर डेट भी पक्की कर ली? अरमान ने सिर घुमाया और नलिनी को एक अर्थपूर्ण नज़र से देखे बिना नहीं रह सका। ये लड़की उसके मन की बात इतनी अच्छे से कैसे समझ लेती है, जैसे कोई अंतर्यामी हो। अरमान के चेहरे के भाव बदलते देख नलिनी ने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अचानक बोली, क्या मैंने सही नब्ज पकड़ी? अरमान तुरंत खामोश हो गया, एक शब्द भी नहीं बोला।
नलिनी अभी कुछ और सवाल पूछने ही वाली थी और शायद अरमान के दिलफेंक होने पर उसका मजाक भी उड़ाती, लेकिन तभी प्लेन के इंटरकॉम पर अनाउंसमेंट हुई कि विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है। मैं तुम्हारी क्लास बाद में लगाऊंगी। नलिनी ने अरमान को गुस्से से घूरा और बेमन से अपना मुंह बंद करके प्लेन के स्थिर होने का इंतजार करने लगी। टेक ऑफ के दौरान होने वाला शोर नलिनी को बिल्कुल पसंद नहीं था। दूसरी ओर अरमान मुड़ा, अपना स्लीप मास्क उठाया और सोने का नाटक करने लगा। वो नलिनी की बकवास और नहीं झेलना चाहता था। ये नलिनी इतनी गप्पी कैसे हो सकती है? उसने सोचा कि नलिनी से बात करने से साफ मना करने पर वो लड़की उसका पीछा छोड़ देगी। हालांकि लगभग आधे घंटे बाद नलिनी ने अरमान को जोर जोर से हिलाया। अरमान, सो मत, बाहर देखो। मुझे परेशान मत करो, बाहर बस नीला आसमान और सफ़ेद बादल हैं, देखने लायक क्या है? अरमान ने झुंझलाते हुए हाथ हिलाया। नलिनी अरमान को हिलाती रही, उसकी आवाज़ में दहशत थी। सो मत, अगर हम सोते रहे तो हम सब मारे जाएंगे। प्लेन के सामने एक राक्षस आ गया है। कैसा राक्षस? दिन दहाड़े ये क्या बकवास कर रही हो? अरमान को नलिनी ने झकझोर कर जगा दिया था, इसलिए उसने अपना आई मास्क उतारा और बेताबी से कहा, देखो, उधर देखो। प्लेन के पीछे। नलिनी ने खिड़की के बाहर प्लेन की पूंछ के पीछे के हिस्से की ओर इशारा किया। वो लगभग रोने ही वाली थी। चूंकि विमान अब समताप मंडल में प्रवेश कर चुका था, इस ऊंचाई पर बिल्कुल भी बादल नहीं थे और सीधी धूप के कारण दृश्यता बहुत साफ थी। साथ ही नलिनी और अरमान की नज़र आम लोगों से कहीं ज्यादा तेज थी, इसलिए वे बहुत दूर की चीज़ें भी देख सकते थे। नलिनी बहुत ही ऊर्जावान इंसान थी। वो कभी भी उड़ान के बीच में नहीं सोती थी और उसे टीवी देखना पसंद नहीं था। इसलिए वो पूरे रास्ते इधर उधर देख रही थी और नीले आसमान को देखकर उसका मूड भी बहुत खुशनुमा था। हालांकि 5 मिनट पहले ये सब चकनाचूर हो गया। उसने एक लंबा काला विशालकाय सांप देखा जो लगभग 1 दर्जन मीटर लंबा था, धूप में ठंडी धातु जैसी चमक बिखेर रहा था। उसके विशाल पंख थे, वो हवा में आगे पीछे चक्कर लगा रहा था, कभी कभी अपनी जीभ बाहर निकालता। उसकी लालटेन जैसी 2 लाल आंखें एक भयानक आभा से भरी थीं। एक राक्षस और एक उड़ने वाला विशाल नाग, एक राक्षसी जीव। अगर ये राक्षस जमीन पर होता तो शायद उसे भगाने के लिए सेना भेजी जा सकती थी, लेकिन ये आसमान में था। जब तक कि लंबी दूरी के हमले के लिए वायुसेना से तुरंत संपर्क नहीं किया जाता, तब तक इस प्लेन के अंदर भले ही वे खो न जाएं, वे विमान दुर्घटना के बदनसीब शिकार बन जाएंगे। गनीमत थी कि वो अकेली नहीं थी, उसके बगल में अभी भी एक आदमी सो रहा था। अरमान, उठो, हम एक राक्षस का निवाला बनने वाले हैं। नलिनी को लगा कि वो सचमुच बदनसीब है। वो साल में मुश्किल से एक बार प्लेन से जाती थी, फिर भी उसका सामना एक दुर्लभ विशाल राक्षस से हो गया। नलिनी ने महाबलेश्वर में मार्शल आर्ट सीखी थी। हालांकि वो एक बाहरी शिष्या थी, लेकिन उसे प्राचीन काल में महान राक्षसी जीवों द्वारा मचाई गई तबाही के बारे में पता था। उपन्यासों की अजीबोगरीब कहानियां पूरी तरह झूठी नहीं होती, क्योंकि आश्रम के कई वरिष्ठों ने उन पर जोर दिया था कि महाबलेश्वर के प्रतिबंधित क्षेत्र काल भैरव स्तूप के पास जाना मना है। इसके अलावा उसने रात में महाबलेश्वर के काल भैरव स्तूप से राक्षसों की दहाड़ सुनी थी। वो जानती थी कि राक्षस सचमुच होते हैं। हालांकि आज की दुनिया में प्राण शक्ति दुर्लभ है और राक्षसी जीव शक्तिशाली साधकों की तरह आम दुनिया में ऐसे ही नहीं घूमते। राक्षस कहाँ? मुझे तो नहीं दिख रहा। अरमान नलिनी की बात सुनकर चौंक गया। अगर प्लेन में उनका सामना किसी राक्षस से हो गया तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, जब तक कि कप्तान केबिन का दरवाज़ा न खोल दे। लेकिन अगर सच में कोई राक्षस आ गया तो केबिन का दरवाज़ा खोलना बहुत देर हो जाएगी। हालांकि अरमान ने बहुत देर तक खोजा, लेकिन उसे राक्षस कहीं नजर नहीं आया। देखो, वो खिड़की के बिल्कुल बाहर है। आगे मत देखो, पीछे है। नलिनी लगभग पागल हो रही थी। उसने सोचा, कैप्टन नलिनी अपनी जवानी में और शानदार मार्शल आर्ट्स के साथ यहाँ कैसे मर सकती है? अभी तो उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बना। पीछे। अरमान ने नलिनी की उंगली की दिशा में देखा और प्लेन की पूंछ की तरफ नजर डाली, जहां उसे एक जाना पहचाना बड़ा सांप का साया दिखा, जिसके अजीबोगरीब पंख थे जो फड़फड़ाते हुए उड़ रहा था। अरमान बड़बड़ाया, नलिनी, तुम जिस राक्षस की बात कर रही हो वो मुझे थोड़ा जाना पहचाना क्यों लग रहा है? जाना पहचाना? नलिनी भी अरमान के साथ खिड़की से सट गई। तभी उस विशाल सांप ने शायद उन्हें देख लिया और उत्साह से उड़ते हुए अरमान की खिड़की के बराबर आ गया। फिर उसने हवा में एक गोला बनाया, ऊपर नीचे गोते लगाने लगा, बिल्कुल किसी पिल्ले की तरह जो बहुत उत्साहित हो और अपने मालिक के साथ खेलना चाहता हो। इस पल नलिनी ने भी देखा कि उस विशाल सांप के ऊपर कोई इंसान भी बैठा था। वो इंसान पूरी तरह से ढका हुआ था, काले कपड़े पहने हुए उस विशाल सांप पर लेटा हुआ था, बिल्कुल किसी ड्रैगन सवार की तरह सांप पर उड़ रहा था। ये नज़ारा देखकर नलिनी ने राहत की सांस ली। ये जरूर किसी संप्रदाय का कोई वरिष्ठ होगा जो अपने आत्मिक जीव पर उड़ रहा है। ये तो गजब ही था। नलिनी के दिल में गहरी जलन महसूस हुई। वो सचमुच चाहती थी कि उसके पास भी ऐसा शानदार आत्मिक जीव हो।
अरमान ने उस जाने पहचाने विशाल सांप को देखा और अवाक होकर कहा, ये तो शाही ड्रैगन देव और नागराज हैं, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। चूंकि नागराज के पास भारतीय आधार कार्ड नहीं था, इसलिए वो निश्चित रूप से प्लेन से नहीं जा सकता था। साथ ही शाही ड्रैगन देव को दुनिया के सामने नहीं लाया जा सकता था। अगर लोग उसे देख लेते तो पक्का तस्वीरें खींचकर इंटरनेट पर डाल देते। पंखों वाला सांप एक दुर्लभ जानवर है और आसानी से ध्यान आकर्षित करता है। गनीमत थी कि शाही ड्रैगन देव उड़ सकता है। नागराज शाही ड्रैगन देव पर सवार होकर प्लेन जैसी ही गति से उड़ रहा था। तो नागराज अरमान के प्लेन का पीछा कर रहा था और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो वापस अरमान के पास आ जाएगा। शाही ड्रैगन देव। अरमान की बात सुनकर नलिनी तुरंत उत्साहित हो गई, तुम उस वरिष्ठ को जानते हो? अरमान ने अजीब तरह से पूछा, कौन वरिष्ठ? क्या तुमने उसे आज सुबह नहीं देखा था? मैंने इस वरिष्ठ को देखा था, वो आज सुबह तुम्हारे घर पर था। नलिनी दंग रह गई। अध्याय 547। ओह नहीं, कितने अफसोस की बात है। मैं आखिरकार इतने शक्तिशाली वरिष्ठ से मिली, लेकिन मैंने उनसे कुछ दांव पेच सिखाने के लिए नहीं कहा। कितना बड़ा नुकसान हो गया। नलिनी को बहुत पछतावा हो रहा था। अगर उसने उस वरिष्ठ से 2 बातें कर ली होती तो शायद वो उसे कुछ सुझाव दे देते और शायद वो दक्ष स्तर में प्रवेश कर पाती। अरमान नलिनी को हैरानी से देखे बिना नहीं रह सका। उसे नलिनी की पसंद बहुत अजीब लगी। हालांकि नलिनी हमेशा से ऐसी ही सनकी थी, इसलिए अरमान को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने कहा, अगर तुम सचमुच चाहती हो कि वो तुम्हारा मार्गदर्शन करे तो मैं ये करवा सकता हूँ। सच में? ये तो बहुत बढ़िया है। अरमान, मुझे सच में इस बार तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब मेरी साधना का स्तर बढ़ेगा तो मैं तुम्हें एक बड़ी दावत दूंगी। नलिनी ने उसका धन्यवाद किया। उसका चेहरा खुशी से लाल था। वो पहले से ही सोच रही थी कि कब वो उस वरिष्ठ के पीछे पीछे मार्शल आर्ट्स सीखने और अपना स्तर बढ़ाने जाएगी, फिर एक छोटा आत्मिक जीव पकड़ेगी, उसे बचपन से पालेगी और 10-8 साल बाद उम्मीद है कि उसे घुमाने के लिए बाहर ले जा सकेगी। कोई बात नहीं, वैसे आमतौर पर वो उपनगरों में मेरे परिवार के औषधीय खेत की देखभाल करने में मेरी मदद करता है, अरमान ने लापरवाही से कहा। हालांकि जब नलिनी ने यह सुना तो उसे अचानक उत्सुकता हुई। ये वरिष्ठ तुम्हारे औषधीय खेत की देखभाल करने में मदद करता है? तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? और तुमने अभी कहा कि मैंने उसे आज सुबह देखा था, मैंने उसे कहाँ देखा? अरमान ने शांति से कहा, यह सच है, आज सुबह तुमने उसे गेट पर देखा था। क्या तुमने उसे नमस्ते नहीं किया? वो उस समय मेरा लॉन साफ कर रहा था और ड्रैगन देव पास की घास में धूप सेंक रहा था। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? क्या तुम्हारा मतलब है कि वो वरिष्ठ तुम्हारा लॉन साफ कर रहा था? वो एक शक्तिशाली आत्मिक जीव वाला सुपर साधक तुम्हारा लॉन साफ कर रहा था? हे भगवान! अरमान, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, मुझे एक पल के लिए शांत रहने दो। नलिनी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसे बस ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही ढह गई हो। उसने बचपन से मार्शल आर्ट्स सीखी थी और बड़ी मुश्किल से वो महाबलेश्वर के चंद्रप्रभा आश्रम की शिष्या बनी थी, जहां उसने एमिप्रिक मार्शल आर्ट्स सीखी। कड़ी मेहनत के बाद वो केवल आत्मन जागृति स्तर में थी। उसे डर था कि इस जीवन में किसी बड़े अवसर के बिना दक्ष स्तर में प्रवेश करना और एक सच्चा साधक बनना मुश्किल होगा। और वो व्यक्ति बाहर, एक उत्परिवर्तित आत्मिक जीव, एक विशाल पंखों वाले सांप पर सवार, एक उस्ताद के हाव भाव के साथ, कम से कम दक्ष स्तर के शिखर पर एक शक्तिशाली उस्ताद, वास्तव में अरमान का लॉन साफ कर रहा था और उसके औषधीय खेत की रखवाली कर रहा था। आखिर इस दुनिया को क्या हो गया है? नलिनी ने अपना माथा पकड़ लिया। उसे सिरदर्द महसूस हो रहा था। नलिनी के चेहरे के भाव देखकर अरमान ने खुद को रोका और कुछ नहीं कहा। वो मूल रूप से नलिनी को बताना चाहता था कि यह व्यक्ति तंत्र संप्रदाय के उन 3 शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक था जो बोधि अवशेष चुराने के लिए पुणे शहर आए थे, लेकिन उसने बस उसे एक अधीनस्थ के रूप में रख लिया था। उसने सोचा कि अगर नलिनी को ये खबर पता चली तो क्या वो गुस्से में खून की उल्टी कर देगी। वे जी जान से लड़े थे, तंत्र संप्रदाय के जासूसों को मारने और भगाने के लिए भारी कीमत चुकाई थी, फिर भी अरमान ने बिना कोई कीमत चुकाए उन्हें अधीनस्थों के रूप में रख लिया था। और वो भी ऐसा सौदा जहां एक के साथ एक फ्री मिलता है। आत्मिक जीव। वो बड़ा सांप दक्ष स्तर के शिखर पर एक आत्मिक जीव था, और वो भी एक उत्परिवर्तित आत्मिक जीव। एक सुपर आत्मिक जीव जिसके भविष्य के बदलावों के बारे में कोई नहीं जानता था। अगर नलिनी को सच्चाई पता चल जाती तो वो पक्का खून की उल्टी कर देती। यहाँ तक कि राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी भी, अगर उन्हें इन बातों के बारे में पता होता तो शायद वे भी सामूहिक रूप से सदमे में आ जाते। इसलिए अरमान ने और कुछ नहीं कहा। प्लेन बिना किसी घटना के अपनी यात्रा जारी रखता रहा। नीले आसमान और समुद्र के नीचे नलिनी का मूड उदास था। वो कभी कभी अरमान की ओर देखती, फिर अपना सिर नीचे कर लेती। उसकी आंखें खाली थीं, वो बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी। क्या लोगों के बीच अब भी भरोसा हो सकता है?
तुम कहते हो कि तुम एक महान वैद्य हो, पूरे भारत में मशहूर, और मैंने मान लिया। तुम कहते हो कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स मुझसे बेहतर है और मैं तुम्हें नहीं हरा सकती। मैंने वो भी बर्दाश्त किया। मैंने सोचा कि तुम बस एक शक्तिशाली साधक को जानते हो और मुझे थोड़ी जलन हुई, लेकिन तुमने मुझे बताया कि वो वरिष्ठ तुम्हारे परिवार का नौकर था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नलिनी लगभग रोने ही वाली थी। नलिनी को मुंह फुलाए 1 घंटे तक चुप देखकर अरमान को थोड़ा अजीब लगा। अरमान ने नलिनी के कंधे को थपथपाया और कहा, नलिनी, तुम ठीक तो हो? उसने फिर नलिनी के सिर को छुआ और कहा, तुम्हारा माथा थोड़ा गर्म है, क्या तुम्हें बुखार है? क्या मैं तुम्हारा इलाज करूं? नलिनी ने अपना सिर हिलाया और बात करने से साफ मना कर दिया। उफ, इस जिद्दी लड़की को ऐसी बेजान हालत में देखकर अरमान को थोड़ा असहज महसूस हुआ। हालांकि जल्द ही उसे एक तरकीब सूझी। नलिनी, क्या तुम्हें याद है जब मैं कुछ समय पहले दक्षिण क्षेत्र गया था? मैं तुम्हें चुपके से बताता हूँ। दक्षिण क्षेत्र में एक चट्टान के नीचे मेरा सामना एक ऐसे सांप से हुआ जो ड्रैगन देव से भी बड़ा था। वो सांप लगभग 30 मीटर लंबा था, उसका शरीर डीजल बैरल जितना मोटा था और उसके माथे पर एक उभार था। मुझे लगता है कि वो लगभग एक जल नाग बनने वाला है। अरमान ने नलिनी को उस विशाल सांप के बारे में बताया जिसका सामना उसने तब किया था जब उसे दक्षिण क्षेत्र की उस चट्टान के नीचे ड्रैगन बियर्ड ग्रास मिली थी। वो विशाल सांप वास्तव में शक्तिशाली था। अरमान को लगा कि उसका वर्तमान स्वरूप भी शायद उस विशाल सांप को पूरी तरह से काबू नहीं कर सकता। जल नाग सुनते ही नलिनी की आंखें चमक उठीं, लेकिन वे जल्दी ही फिर से बुझ गईं। मुझे ये बताने का क्या फ़ायदा? मेरी ताकत इतनी कम है, मेरे लिए इस जीवन में जल नाग को काबू करना नामुमकिन है। तुम नहीं कर सकती, लेकिन मैं कर सकता हूँ। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं किसी दिन उस जल नाग को काबू कर लूंगा तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए उस पर सवारी करने दूंगा, कैसा रहेगा? नलिनी के हमेशा लटके रहने वाले होठों पर आखिरकार मुस्कान आ ही गई, लेकिन उसने जल्दी से शिकायत की, कुछ दिन काफ़ी नहीं है, ये बहुत कम है, कम से कम कुछ महीने। कुछ महीने भी ठीक हैं। जब तक तुम चाहो, तुम जब भी चाहो आ सकती हो, अरमान ने अपनी छाती ठोकते हुए दरियादिली से कहा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो कैसा है? क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो? काफ़ी बेहतर। नलिनी ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया, फिर अचानक उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये तो बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई बड़ा भाई अपनी जिद्दी छोटी बहन को मना रहा हो। चटाक की आवाज़ के साथ नलिनी ने अरमान का हाथ अपने सिर से झटक दिया और गुस्से से बोली, अपने हाथ अपने पास रखो। मेरे सिर को बिना मतलब मत छुओ। अगर तुमने फिर से हाथ लगाया तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगी। ... 3 घंटे पलक झपकते ही बीत गए। अरमान जिस प्लेन में था वो धीरे धीरे जयपुर शहर के एयरपोर्ट पर उतरा। नलिनी, क्या तुम जयपुर शहर की सशस्त्र पुलिस बल को रिपोर्ट करने जा रही हो, या तुम मेरे साथ घर आ रही हो? अरमान जानता था कि नलिनी दिखावे के लिए सशस्त्र पुलिस बल के साथ आंतरिक आदान प्रदान के लिए वहां थी। जहां तक उसकी गुप्त गतिविधियों की बात थी, उसे कोई परवाह नहीं थी। नलिनी के बारे में उसकी समझ के आधार पर, हालांकि वो देश के प्रति वफादार एक राज्य सैन्य कर्मचारी थी, लेकिन वो अपने दोस्तों के प्रति भी बहुत वफादार थी और उसे नुकसान नहीं पहुंचाती। भले ही कोई उसे निशाना बनाना चाहे, नलिनी अगर मदद नहीं भी कर पाई तो शायद गिरते हुए को लात नहीं मारेगी। बेशक मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। ओह नहीं, मुझे पहले सशस्त्र पुलिस बल को रिपोर्ट करनी चाहिए। नलिनी अपनी जल्दबाजी में लगभग वो बोल ही गई जो वो सोच रही थी, लेकिन गनीमत थी कि उसने चतुराई से अपनी बात बदल दी। उसने तुरंत विषय बदलने का नाटक किया, हालांकि रिपोर्ट करने में केवल एक पल लगता है। बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? काम निपटाने के बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगी। सच कहूँ तो मैं कभी जयपुर शहर नहीं आई। तुम यहाँ के रहने वाले हो तो जब मैं आऊँ मुझे घुमाना। ज़रूर, कोई बात नहीं। अरमान ने नलिनी के लिए रायजादा परिवार का पता लिखा, फिर कहा, जब तुम आओ तो मुझे कॉल करना मत भूलना। समझ गई। नलिनी मुस्कुराए और पता ले लिया। जैसे ही वे दोनों अलग होने वाले थे, एयरपोर्ट के निकास पर पत्रकारों जैसे दिखने वाले लोगों का एक समूह कैमरे और माइक्रोफोन लिए हुए दर्जनों की संख्या में उमड़ पड़ा। क्या हो रहा है? क्या कोई बड़ा स्टार आया है? अरमान सोच में पड़ गया। अध्याय 548। पास के एक रास्ते से एक बेहद खूबसूरत महिला बाहर निकली, जिसने काली डाउन जैकेट, सफ़ेद ऊनी टोपी और बड़ा धूप का चश्मा पहना हुआ था जो उसके चेहरे के 70-80% हिस्से को ढक रहा था। उसके चलने का अंदाज कुछ अलग था। ऊंची एड़ी के सैंडल पहने हुए उसकी लंबी टांगें जैसे हर कदम को नाप रही थीं, जिसमें कोई भी फर्क नहीं था। दूर से उसका शरीर छरहरा था, उसके लंबे बाल थोड़े घुंघराले थे और भले ही उसने एक मोटी डाउन जैकेट पहनी थी, फिर भी उसके आकर्षक बदन को छिपाना मुश्किल था। जब उस महिला ने पत्रकारों के एक समूह को अपनी ओर आते देखा तो वो एक पल के लिए रुकी, फिर अरमान के रास्ते की ओर चलने की तैयारी करने लगी। यही उसका असली इरादा था, लेकिन जब उसने अरमान को कुछ दूर एक तीखे तेवर वाली सुंदरी से बात करते देखा
तो न जाने क्यों उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। अगले ही पल उसने अचानक बहुत खुश होने का नाटक किया और उसकी ओर दौड़ पड़ी। हालांकि उसके धूप के चश्मे ने उसकी आंखों को छिपा रखा था, लेकिन उसकी मुस्कान इतनी चमकदार थी कि वो बाहर की बर्फ को भी पिघला सकती थी। अरमान, अरमान, क्या तुम मुझे लेने आए हो? मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू सो मच। उस खूबसूरत महिला की आंखें अरमान को देखते ही चमक उठीं। जैसे ही उसने अपना धूप का चश्मा उतारा, उसने अपने नाजुक नैन नक्श दिखाए, विशेष रूप से उसकी नाक जो बहुत सीधी, छोटी और प्यारी थी। इस पल कुछ पत्रकार जो पहले से खबर पाकर कई निकास द्वारों के पास इंतजार कर रहे थे, यह आवाज़ सुनकर सबने अपने सिर घुमा लिए। उसे देखते ही वे तुरंत उत्साहित हो गए। देखो, ऐश्वर्या चोपड़ा वहाँ है। जल्दी फोटो लो, कैमकॉर्डर जल्दी शूट करो। पत्रकार स्टेरॉइड पर मुर्गियों की तरह थे, पागलों की तरह अपने शटर दबा रहे थे। फ्लैशलाइट्स चमक रही थीं और रीलें खत्म हो रही थीं। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि ऐश्वर्या चोपड़ा अचानक एक अजनबी आदमी की ओर दौड़ी। अरे, ऐश्वर्या चोपड़ा उधर क्यों भागी? ऐसा लग रहा है कि वो अपनी मर्जी से भागी हैं और वो बहुत खुश लग रही हैं। क्या चल रहा है? वो आदमी कौन है? क्या वो ऐश्वर्या का रहस्यमयी बॉयफ्रेंड है? हो सकता है। ऐश्वर्या ने कभी किसी रिश्ते का खुलासा नहीं किया। कुछ लोगों को शक है कि वो लेस्बियन हैं। मैंने सुना है कि जब वो शूटिंग करती हैं तो वो पुरुष कलाकारों को कभी अच्छे से नहीं देखती। हर बार जब उन्हें किसी पुरुष कलाकार के साथ थोड़ा अंतरंग दृश्य शूट करना होता है तो उन्हें जैसे मौत आ जाती है। आज तक उन्होंने कभी कोई बैड सीन या किसिंग सीन नहीं किया, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वास्तव में एक चमत्कार है। ये पहली बार है जब ऐश्वर्या चोपड़ा ने किसी आदमी के प्रति इतना उत्साह दिखाया है ना? जल्दी शूट करो, यह आज रात की मनोरंजन की हेडलाइन हो सकती है। चलो इसका नाम रखते हैं ऐश्वर्या चोपड़ा का रहस्यमयी बॉयफ्रेंड उन्हें लेने आया। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, वे गले मिलने वाले हैं। शॉट लेना याद रखना। अनगिनत पत्रकार मछली की गंध सूंघने वाली बिल्लियों की तरह अपनी आंखें फाड़े और शटर दबाए हुए बस उन दोनों के गले मिलने का इंतजार कर रहे थे। यकीनन ऐश्वर्या चोपड़ा ने उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। वो उत्साह से अरमान के पास दौड़ी, अपना धूप का चश्मा और ऊनी टोपी उतार दी, अपने बाल झटके, फिर खुशी से अरमान का हाथ पकड़ लिया, उसे कुछ बार हिलाया और आत्मीयता से कहा, अरमान तू शरारती लड़के, आखिरकार तूने घर आने का फैसला कर ही लिया। कम से कम तुझमें थोड़ी तो अंतरात्मा है जो मास्टर रायजादा के 80वें जन्मदिन पर वापस आना याद रखा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, ऐश्वर्या ने तुरंत उसके बगल में नलिनी को देखा। नलिनी ने चमड़े के कपड़े पहने थे जो उसके तीखे फिगर को पूरी तरह से उभार रहे थे, खासकर उसकी लंबी टांगें। यहाँ तक कि ऊंची एड़ी के बिना बस साधारण राइडिंग बूट्स पहने हुए वो अभी भी बहुत आकर्षक लग रही थी। ऐश्वर्या की तो लगभग लार टपकने लगी थी। क्या गजब की जादूगरनी है। यकीनन अरमान हमेशा ऐसी ही सुंदरियों से घिरा रहता था। अनया मल्होत्रा एक बात थी, निश्चित रूप से सबसे पूर्ण महिला जो उसने अपने जीवन में कभी देखी थी, और काव्या शर्मा भी बुरी नहीं थी, बस उसका स्वभाव थोड़ा खराब था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस शरारती लड़के को इतनी जल्दी कोई नहीं मिल जाएगी। ऐश्वर्या की आंखें चमक उठी जैसे ही उसने नलिनी को देखा, अरमान को देखकर मुस्कुराई और कहा, मुझे अंदाजा लगाने दो, ये सुंदरी कौन है? अरमान के बोलने का इंतजार किए बिना ऐश्वर्या ने जारी रखा, चमड़े के कपड़े, तीखा फिगर, ठंडी निगाहें, एक तेंदुए की विस्फोटक शक्ति से भरी, फुर्तीले हाथ, ताकत से भरी टांगें। तुम जरूर नलिनी राठौड़ हो, जिसका जिक्र अरमान अक्सर करता है, पुणे शहर की सशस्त्र पुलिस ब्रिगेड की कांटेदार फूल। जैसे ही ऐश्वर्या बोली, उसने नलिनी की बांह और जांघ को भी टटोला। अरे, क्या कर रही हो? मुझे हाथ मत लगाओ, वरना मैं तुम्हें मारूंगी। नलिनी फटने ही वाली थी। एक औरत द्वारा घूरे जाना उसे पहले ही बेहद असहज बना रहा था, और वो औरत एक बूढ़े ठरकी की तरह बर्ताव कर रही थी, उसके फिगर पर टिप्पणी कर रही थी और उसे छूने की हिम्मत भी कर रही थी। ऐसी हरकतें आमतौर पर वो खुद करती थी। अब किसी और की बारी कैसे आ गई? खह खह, अरमान ने कुछ बार खांसा, नलिनी को आंख मारी और कहा, माफ करना, मेरी दोस्त का दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है। वो थोड़ी पागल भी है। वो किसी खूबसूरत महिला को देखकर हिल नहीं पाती। नलिनी ने ठंडेपन से कहा, वो तो मुझे दिख रहा है। इसका दिमाग वाकई बहुत खराब है। एक औरत द्वारा छुए जाने पर नलिनी को अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। ये भयानक था। जिस तरह से यह औरत उसे देख रही थी, वो पुलिस बल में उन नई रंगरूटों की तरह थी जिनमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। ये औरत एक ठरकी लग रही थी। क्या वो लेस्बियन हो सकती है? एक मिनट रुको, ये औरत थोड़ी जानी पहचानी लग रही है। ये तो कोई फिल्म स्टार लगती है। ऐश्वर्या चोपड़ा। नलिनी के दिमाग में एक नाम तुरंत कौंध गया। ये नाम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मशहूर था। वो इस साल रिलीज हुई तीनों ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लीड हीरोइन थी। वो शायद इस साल की सबसे हॉट फीमेल स्टार थी। इसके अलावा इस ऐश्वर्या चोपड़ा की कुछ दिलचस्प आदतें थीं। वो कभी पुरुष सितारों से दोस्ती नहीं करती थी।
वो पुरुष और महिला के बीच के रोमांटिक दृश्यों को भी शायद ही कभी करती थी। हालांकि वो अभी भी अनगिनत पुरुषों के दिलों की देवी थी। हालांकि वो अपनी एक्टिंग में पुरुषों के साथ बातचीत नहीं करती थी, लेकिन वो अक्सर बहुत सेक्सी दृश्यों में दिखाई देती थी। उदाहरण के लिए, बाथरूम में नहाते समय उसका पीछे का दृश्य, एक लाल फरारी से बाहर निकलती उसकी लंबी पतली टांगें, एक मैस्करेड बॉल में सेक्सी लो कट डायमंड गाउन पहने हुए। अरे, तुम किसे कह रही हो कि दिमाग ठीक नहीं है? क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? ऐश्वर्या की पढ़ाई बचपन से ही अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे सबसे ज्यादा नफरत तब होती थी जब कोई कहता था कि वो होशियार नहीं है। वो जरा सी बात पर लड़ने लगती थी। हालांकि उसकी पढ़ाई कमजोर थी, लेकिन वो कराटे, जूडो, ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट्स में एक अव्वल दर्जे की जीनियस थी। नलिनी ने उसे एक ठंडी नज़र से देखा। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? एक चांदी की परत चढ़ा भाला, अगर हिम्मत है तो यहाँ लड़ो। क्या कहा तुमने? दोनों औरतें एक दूसरे को घूर रही थीं, ऐसा लग रहा था जैसे जरा सी बात पर भिड़ जाएंगी। अरमान का सिर सचमुच दर्द करने लगा। तुम दोनों, क्या तुम प्लीज यहाँ बहस नहीं कर सकती? ये बहुत शर्मनाक है। ... इस बीच कुछ दूर खड़े पत्रकार उत्साह से पागल हो रहे थे। बड़ी खबर, ऐश्वर्या चोपड़ा और एक और रहस्यमयी सुंदरी एक आदमी के लिए लड़ रही हैं, जरा सी बात पर हाथापाई करने वाली हैं। हाँ, जैसे ही यह खबर रिलीज होगी, मुझे तुरंत प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलेगा, जनरल मैनेजर बनूंगा, CEO, एक अमीर और सुंदर महिला से शादी करूंगा और अपनी जिंदगी के शिखर पर पहुंच जाऊंगा। सिस्टर ऐश्वर्या, डरपोक मत बनो, जाकर उसे पीटो। अध्याय 549। आधे घंटे बाद एक कमर्शियल वैन के अंदर ऐश्वर्या चोपड़ा ने दही की एक बड़ी बोतल गटक ली और अभी भी चिढ़ी हुई सीट के गद्दे पर हाथ मारा। अरमान, जो उसके सामने बैठा था, ने उसे एक निशब्द नज़र से देखा और हंस पड़ा। तुम एक बड़ी स्टार हो, तुम पर कितनी आंखें लगी हैं एयरपोर्ट पर किसी से बहस करना। मैं शर्त लगाता हूं कि कल की मनोरंजन की हेडलाइंस तुम्हारे बारे में ही होंगी। एयरपोर्ट पर हुई बहस की वजह से उन्हें पत्रकारों के एक झुंड ने देख लिया था और यहां तक कि कई आम प्रशंसकों ने भी ऐश्वर्या की उपस्थिति का पता लगा लिया था, जिससे काफ़ी अफरा तफरी मच गई थी। गनीमत थी कि ऐश्वर्या की प्रोफेशनल एजेंट टीम उन्हें बचाने के लिए पहुंच गई, जिसकी वजह से वे दोनों अब कार में आराम से बात कर सकते थे। जहां तक नलिनी का सवाल था, एयरपोर्ट से निकलने के बाद उसे सशस्त्र पुलिस बल के लोग ले गए थे। वे पत्रकार ऐश्वर्या की एजेंट टीम का सामना करने की हिम्मत तो कर सकते थे, लेकिन अगर उनके पास दो और जिगर भी होते तो भी वे सबमशीन गन लिए सशस्त्र पुलिस बल का सामना करने की हिम्मत नहीं करते। इस प्रकार उनकी नोटबुक में एक और जानकारी जुड़ गई। बड़ी स्टार ऐश्वर्या चोपड़ा एक आदमी के लिए लड़ती देखी गई और दूसरी पार्टी सशस्त्र पुलिस बल में एक उच्च पदस्थ अधिकारी होने का संदेह है। सिस्टर ऐश्वर्या, हिलो मत, आपका मेकअप खराब हो जाएगा। हमें बाद में मूवी प्रीमियर अटेंड करना है। ऐश्वर्या के बगल में बैठी उसकी असिस्टेंट उसका मेकअप ठीक कर रही थी। इस बार जयपुर शहर में ऐश्वर्या केवल मास्टर रायजादा का जन्मदिन मनाने के लिए नहीं आई थी। उनकी नई फिल्म अभी रिलीज हुई थी और वो उसके प्रीमियर में शामिल होने के लिए जयपुर में थी। ऐश्वर्या अपनी आंखें सिकुड़ते हुए और अपनी असिस्टेंट को मेकअप करने देते हुए अरमान से बोली, जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अरमान, मैंने तुमसे कहा था, हाल ही में तुम्हारी पसंद इतनी गिर क्यों गई है? तुम एक टॉमबॉय के पीछे भी जाओगे। ओह, वैसे उसका बैकग्राउंड क्या है? उसका सरनेम राठौड़ है। ये सरनेम थोड़ा शाही लगता है। क्या वो किसी पुराने राजवंश की राजकुमारी है? राठौड़ उपनाम वाले सबसे प्रसिद्ध लोग राजपूताना इतिहास से जुड़े थे, इसलिए ऐश्वर्या को संदेह था कि क्या नलिनी किसी पूर्व राजवंश की वंशज थी। मुझे पक्का नहीं पता। अरमान के पास नलिनी के परिवार और वंशावली पर शोध करने का समय नहीं था, लेकिन नलिनी के सामान्य उग्र व्यवहार को देखते हुए उसमें राजपूतों जैसी कुछ विशेषताएं थीं। हालांकि इतने सालों के बाद भले ही वो किसी शाही वंश की हो, वो बहुत पहले ही सामान्य जीवन में घुल मिल गई होगी। कोई खास फर्क नहीं होगा। थोड़ी देर रुकने के बाद अरमान ने अचानक आगे के चौराहे की ओर इशारा किया और कहा, ओह सही ऐश्वर्या, मुझे अगले चौराहे पर उतरना है। ठीक है, तो मैं तुम्हारी घर वापसी में देरी नहीं करूंगी। जयपुर में अपने कुछ काम निपटाने के बाद मैं मास्टर रायजादा को जन्मदिन की बधाई देने वापस आऊंगी। उम्मीद है कि अभी भी समय है। प्लीज़ मास्टर रायजादा को मेरा प्रणाम कहना। अफसोस, कितने अफसोस की बात है कि मैं तुम्हारे रायजादा परिवार की बहू नहीं बन पाए। ऐश्वर्या ने हाथ हिलाया और उसकी असिस्टेंट ने अस्थायी रूप से मेकअप करना बंद कर दिया। उसने अरमान को हाथ हिलाया, उसके लहजे में थोड़ा पछतावा था। जैसे ही ऐश्वर्या बोली, अरमान तेजी से भाग खड़ा हुआ। वो छोटी शैतान जब तक कुछ चौंकाने वाली बात न कह दे, उसे चैन नहीं मिलता। इस बीच उनके बगल में बैठी सुंदर युवा असिस्टेंट की आंखों में चमक थी। वो अरमान को ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई एलियन हो, और उसे तुरंत लगा कि यह हैंडसम आदमी वाकई कमाल का है। वो वास्तव में सिस्टर ऐश्वर्या को, जो कभी पुरुषों को भाव नहीं देती थी, उसे एक नई नज़र से देखने पर मजबूर कर सकता था।
कार से उतरने के बाद अरमान कुछ कदम चला, एक टैक्सी रोकी और ड्राइवर को रायजादा पुरानी हवेली की ओर चलने को कहा। जयपुर शहर में रायजादा परिवार एक बड़ा और समृद्ध परिवार है जिसमें सैकड़ों सदस्य हैं, लेकिन परिवार की पुरानी पीढ़ी एक बार सेवानिवृत्त होने के बाद आमतौर पर अपनी जड़ों की ओर लौट आती है और शहर के पूर्वी उपनगरों में रायजादा पुरानी हवेली में रहती है। लगभग आधे घंटे के बाद टैक्सी एक पुरानी शैली की गली में चली गई। कार से बाहर निकलते ही जमीन पर पत्थर बिछे हुए थे और ऊपर देखने पर हरी ईंटें और लाल खपरेल दिखाई दे रहे थे। रायजादा पुरानी हवेली बहुत बड़े क्षेत्र में फैली है, 30 एकड़ से ज्यादा, जिसमें नक्काशीदार बीम और रंगे हुए खंभे, मंडप और मीनारें हैं, जो पारंपरिक वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। ये पुरानी हवेली कभी एक पुराने नवाब की जागीर हुआ करती थी। इसे आज़ादी से पहले रायजादा परिवार ने खरीदा था, बाद में सरकार द्वारा सांस्कृतिक ब्यूरो के कार्यालय के रूप में उपयोग करने के लिए जब्त कर लिया गया और फिर सुधारों के बाद रायजादा परिवार द्वारा वापस खरीद लिया गया। बार बार इसका इतिहास लगभग 100 साल पुराना है। अरमान इस अनजानी लेकिन जानी पहचानी गली में चला। घर के करीब होने पर उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। बड़े भैया अरमान। तभी पीछे से एक खुशी भरी आवाज़ आई। फिर एक लंबा मजबूत नौजवान दौड़ता हुआ आया। ये नौजवान लगभग अरमान की ही उम्र का था और उनके चेहरे में कुछ समानताएं थीं, बस वो थोड़ा छोटा था, शायद 20 के दशक की शुरुआत में, अभी भी एक यूनिवर्सिटी के छात्र जैसा दिख रहा था। अर्जुन। अरमान मुड़ा और देखा कि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अर्जुन रायजादा था, जो उस दिन उसे सूचित करने के लिए पुणे आया था। अर्जुन अरमान का चचेरा भाई है और उसने भी एक प्रसिद्ध उस्ताद के तहत बचपन से मार्शल आर्ट सीखा था, जिससे वो इस पीढ़ी के रायजादा परिवार के अधिक उत्कृष्ट शिष्यों में से एक बन गया। भैया अरमान, आप आखिरकार वापस आ गए। दादाजी ने अस्पताल में कई बार आपका जिक्र किया है। अपनी शुरुआती खुशी के बाद अर्जुन की आंखें धुंधली हो गईं। उनके 80वें जन्मदिन के लिए ये खुशी का दिन होना चाहिए था, लेकिन दादाजी अस्पताल चले गए थे और किसी का भी मूड बहुत अच्छा नहीं था। दादाजी अस्पताल में हैं। अरमान का दिल भी बैठ गया और उसने जल्दी से पूछा, क्या हुआ? दादाजी अस्पताल में क्यों हैं? क्या उनकी हालत गंभीर है? और दादाजी की सेहत तो आमतौर पर अच्छी रहती थी, वो अस्पताल में कैसे पहुंच गए? अर्जुन ने एक कड़वी मुस्कान दी और कहा, दादाजी को हमेशा से अस्थमा की शिकायत रही है और हर सर्दी में यह उभर आता है। पिछले कुछ दिनों से मौसम ठंडा रहा है और उन्होंने सावधानी नहीं बरती, इसलिए दादाजी का अस्थमा फिर से शुरू हो गया। इसलिए बड़े चाचा ने उनकी हालत स्थिर करने के लिए दादाजी को पहले अस्पताल भेज दिया। भैया अरमान, दरवाजे पर मत खड़े रहिए, चलिए पहले अंदर चलते हैं। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ। उसने अरमान को माफ़ी मांगने वाली मुस्कान दी और जल्दी से अरमान को घर के अंदर ले गया। हालांकि अरमान के प्रवेश करने के बाद उसने पाया कि रायजादा पुरानी हवेली, इतना बड़ा परिसर, वीरान पड़ा था, वहां शायद ही कोई था। ये वो रायजादा परिवार नहीं था जो उसे याद था। हालांकि चूंकि अरमान स्थिति से नया था, उसे समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है और उसने अस्थायी रूप से कुछ नहीं कहा। भैया अरमान, भले ही आप अक्सर वापस नहीं आते, लेकिन हम में से किसी ने भी आपके कमरे को कभी नहीं छुआ। दादाजी यहाँ तक कि समय समय पर इसकी साफ सफाई करवाते रहते हैं ताकि आप जैसे ही आएं वहाँ रह सकें। अर्जुन ने आगे चलते हुए अरमान से मुस्कुराते हुए कहा। अरमान के दिल में एक गर्म लहर दौड़ गई। भैया अरमान, आप अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। आप बहुत दूर से आए हैं और थके होंगे। बाद में मैं आपको एक अच्छे खाने के लिए बाहर ले जाऊंगा। सड़क के उस पार एक रॉयल टेस्ट रेस्तरां है जो अभी खुला है और खाना बहुत स्वादिष्ट है। मुझे पिछले कुछ दिनों से इसकी लत लग गई है। अर्जुन ने अरमान को कुछ दैनिक ज़रूरत की चीज़ें व्यवस्थित करने में मदद की और उन्हें अरमान के कमरे तक ले गया। तकलीफ के लिए शुक्रिया। अरमान ने सिर हिलाया। उसका कमरा वास्तव में उसके माता पिता का कमरा था और सजावट लगभग 20 साल पहले जैसी ही थी। एक बिस्तर, एक मेज़ और एक किताबों की अलमारी। सभी पुराने जमाने के नाशपाती की लकड़ी के फर्नीचर थे जिन्हें अब खरीदना मूल रूप से असंभव है। उन्हें बनवाने के लिए किसी कुशल कारीगर को ढूंढना पड़ेगा। हालांकि वो कई सालों से वापस नहीं आया था। कमरा बेदाग था और बिस्तर पर चादर करीने से बिछाई गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमेशा अपने मालिक के लौटने का इंतजार कर रहा हो। अध्याय 550। पिताजी, माँ। वैद्य अरमान रायजादा के दिमाग में इस कमरे में अपने बचपन की एक धुंधली याद उभर आई। उसके पिता हमेशा उस मेज़ पर बैठकर पढ़ते थे, जबकि उसकी माँ उनके बगल में बकबक करती रहती थीं। हालांकि उस समय जीवन कठिन था, लेकिन परिवार बहुत खुश था। वैद्य अरमान उस मेज़ की ओर चला और उस पर रखे एक फोटो फ्रेम को उठाया। अंदर उन तीनों की एक पारिवारिक तस्वीर थी। तस्वीर में वो सुशील और गरिमामयी महिला उसकी माँ थी, जिनका वर्षों पहले निधन हो गया था। उनके बगल में एक लंबा और सुंदर युवक था जो 70 से 80% तक उससे मिलता जुलता था। उस समय उसके पिता केवल 25 या 26 वर्ष के थे, उससे थोड़े ही बड़े।
और बीच में एक 3 साल का अरमान रायजादा था जिसने एक फैशनेबल छोटा सूट और एक अजीब सी टोपी पहनी हुई थी। तस्वीर थोड़ी पीली पड़ गई थी, लेकिन इसने वैद्य अरमान की यादों को समुद्र के पानी की तरह उमड़ा दिया। उसके बगल में उसने अचानक कुछ अखबार की कतरनें देखीं। उसने उन्हें खोला और देखा कि कई पुणे इवनिंग न्यूज़ की थीं, और अंदर की सामग्री पूरी तरह से उसके बारे में थी। डॉक्टर अरमान रायजादा ने लीवर कैंसर के मरीज का इलाज किया। डॉक्टर अरमान रायजादा ने रचा एक और चमत्कार, दिल की बीमारी के मरीज को ठीक किया। वैद्य अरमान रायजादा को मिला रेड क्रॉस मेडिकल अवार्ड। ये वो सभी सम्मान थे जो उसे इस साल मिले थे, जिनकी रिपोर्ट पुणे इवनिंग न्यूज़ ने दी थी। अगर पिताजी और माँ अभी यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। उन्हें भी मुझ पर गर्व होता, वैद्य अरमान सोचे बिना नहीं रह सका। साथ ही उसे कुछ पछतावा भी महसूस हुआ। अपने माता पिता की देखभाल करने की इच्छा रखना लेकिन उनका न होना वास्तव में दुनिया का एक बहुत बड़ा दुख है। जैसे ही वैद्य अरमान कमरे में भावुक हो रहा था, अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। तुरंत बाद दरवाजे पर एक साफ मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, पिताजी थोड़ा धीरे चलिए। अरे, यहाँ जूते क्यों हैं? क्या आज हमारे यहाँ मेहमान आए हैं? रामदास काका, एक बूढ़ा आदमी जो बटलर जैसा लग रहा था, कमरे से बाहर निकला और मुस्कुराते हुए बोला, बड़े मालिक बलदेव भैया, खुशखबरी है। आज छोटे साहब पुणे शहर से वापस आ गए हैं। ओह हा, हमारे रायजादा परिवार के कुलदीपक ने आखिरकार घर आने की कृपा की। मास्टर रायजादा का मूड ये सुनकर अच्छा हो गया कि अरमान घर लौट आया है, और यहाँ तक कि उनकी बीमारी में भी काफ़ी सुधार हुआ। चलो बलदेव, मेरे साथ उसे देखने चलो। उस शरारती अरमान ने पुणे शहर में काफ़ी हलचल मचा दी है। यहाँ तक कि मैंने भी जयपुर में उसका नाम सुना है। हाल ही में कई पुराने दोस्त मुझे ढूंढते हुए आए हैं, पूछ रहे हैं कि वे हमारे परिवार के कुलदीपक से कब मिल सकते हैं। बलदेव रायजादा अरमान के सबसे बड़े चाचा हैं और वे वर्तमान में रायजादा परिवार के अधिकांश व्यवसायों का प्रबंधन करते हैं। उन्हें जयपुर की व्यावसायिक दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम कहा जा सकता है। रायजादा परिवार के 3 भाई हैं। अरमान के बड़े चाचा बलदेव रायजादा कमर्शियल पक्ष का प्रबंधन करते हैं। वर्तमान में रायजादा कॉरपोरेशन भारत में एक अग्रणी समूह है, और अरमान के तीसरे चाचा जगदीश रायजादा राजनीति में हैं, वर्तमान में जयपुर शहर के डिप्टी मेयर हैं, विशेष रूप से निवेश और विकास का प्रबंधन करते हैं। जहां तक अरमान के पिता शशांक रायजादा का सवाल है, अगर वो दुर्घटना नहीं हुई होती तो उनकी वर्तमान उपलब्धियां शायद उनके 2 भाइयों से कम नहीं होती। दादाजी, बड़े चाचा, आप वापस आ गए। वैद्य अरमान ने आवाज़ें सुनी और वो भी कमरे से बाहर निकल आया, मुस्कुराते हुए मास्टर रायजादा और अपने बड़े चाचा को सिर हिलाकर नमस्ते किया। शरारती लड़के, तूने आखिरकार वापस आने का फैसला कर ही लिया। बलदेव रायजादा आगे बढ़े, वैद्य अरमान के कंधे को थपथपाया और फिर बोले, चूंकि तुम वापस आ गए हो, अब जाना मत। हालांकि पुणे शहर छोटा नहीं है, लेकिन जयपुर शहर की तुलना में वो बस एक छोटी जगह है। मैंने हाल ही में तुम्हारे बड़े कारनामों के बारे में इतना सुना है कि मेरे कान पक गए हैं। तुम सचमुच हमारे रायजादा परिवार के कुलदीपक होने का मान रखते हो। तुम्हारी काबिलियत के साथ तुम पुणे शहर में थोड़े बर्बाद हो रहे हो। जयपुर शहर आ जाओ। बड़े चाचा जयपुर सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पुराने दोस्त हैं, इसलिए तुम्हारे लिए वहां एक डायरेक्टर का पद अरेंज करना कोई समस्या नहीं होगी। थोड़ी देर रुकने के बाद बलदेव ने जारी रखा, बेशक बड़े चाचा, अभी भी उम्मीद करते हैं कि तुम परिवार की कंपनी में बिजनेस में मदद करने आओगे। तुम्हारी पीढ़ी में परिवार में केवल तुम और अर्जुन ही बचे हैं, बाकी सब तो बिगड़ल औलादें हैं। अच्छा होगा अगर वे पारिवारिक व्यवसाय को बर्बाद न करें। बड़े चाचा बूढ़े हो गए हैं और अब कई सालों तक कंपनी नहीं संभाल पाएंगे। हमारे रायजादा परिवार की नींव आखिरकार तुम्हें ही सौंपी जानी है। वैद्य अरमान हालांकि हंस पड़ा, बड़े चाचा, अगर आप ऐसा कहेंगे तो यामिनी दीदी शायद आपसे नाराज हो जाएंगी। यामिनी रायजादा अरमान की सबसे बड़ी चचेरी बहन है और उनकी पीढ़ी की सबसे बड़ी बहन भी। यामिनी, उसका जिक्र मत करो। बलदेव ने अपनी बेटी के बारे में सुनकर सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराए। वे एक पक्के बिजनेसमैन थे, लेकिन उनकी एक बेटी थी जो कलात्मक प्रतिभा से भरी थी। हाल ही में वो पेंटिंग सीखने के लिए फ्रांस गई थी। इस बात को उठाने से बलदेव कुछ हद तक निशब्द हो गए। उस तरह की पेंटिंग शौकिया तौर पर ठीक थी, लेकिन क्या ये वास्तव में एक आजीविका हो सकती है? उन कलाकारों में से कौन मरने के बाद मशहूर नहीं हुआ? बलदेव को अनुमान था कि वो अपनी बेटी के मशहूर होने का दिन देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। अरमान, इस पल मास्टर रायजादा, जो अब तक चुप थे, ने अचानक वैद्य अरमान को हाथ हिलाकर बुलाया। मास्टर रायजादा 80 साल से ऊपर के थे। हालांकि उनका शरीर अभी भी मजबूत था, लेकिन उनके बाल और दाढ़ी सफ़ेद हो चुके थे और उनका चेहरा उम्र के धब्बों से ढका हुआ था। वे उस जोशीले मास्टर रायजादा से बिल्कुल अलग थे जो वैद्य अरमान को याद थे। वे बूढ़े हो गए थे।
भले ही वे अपनी जवानी में एक खूंखार शेर थे, लेकिन अब वे बूढ़े थे। उनका बूढ़ा चेहरा, माथे पर अनगिनत झुर्रियां, दांत गायब, धुंधली आंखें। उसके प्रति उनके कभी न बदलने वाले प्यार को छोड़कर वैद्य अरमान ने अपने ही दादाजी को लगभग नहीं पहचाना। दादाजी। वैद्य अरमान जल्दी से मास्टर रायजादा के पास गया, एक हाथ बढ़ाया और उन्हें सहारा दिया। हालांकि उनका कद लंबा था, लेकिन वे बहुत कमज़ोर हो गए थे। मास्टर रायजादा 80 से ऊपर के थे, लेकिन उन्होंने अपनी जवानी में सेना में सेवा की थी और युद्ध लड़े थे, जिससे उनका खून काफ़ी कम हो गया था। अब जब वे बूढ़े थे तो वे और भी तेज़ी से बूढ़े हो रहे थे। एक ही स्पर्श से वैद्य अरमान ने महसूस किया कि मास्टर रायजादा लगभग अपने जीवन के अंत पर थे। यहाँ तक कि सावधानीपूर्वक देखभाल के साथ भी उनके पास जीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 और साल होंगे। दादाजी, मैं वापस आ गया हूँ, वैद्य अरमान ने सम्मानपूर्वक कहा। अच्छा है कि तुम वापस आ गए, अच्छा है कि तुम सुरक्षित हो। मास्टर रायजादा ने अपने सामने खड़े पोते को देखा, रायजादा परिवार की इस पीढ़ी के दर्जनों पोतों में सबसे होनहार। वे मुस्कुराए। उन्होंने बार बार वैद्य अरमान के हाथ को थपथपाया, उनका दिल जज्बातों से भर गया। पिछले 20 वर्षों में रायजादा परिवार ने बेहद तेजी से विकास किया था। इस पीढ़ी के बच्चे लाड़ प्यार में बड़े हुए थे। उन्हें गिरने के डर से बाहों में रखा जाता था और पिघलने के डर से मुंह में रखा जाता था। रायजादा परिवार की इस पीढ़ी के लोगों में तथाकथित दूसरी पीढ़ी के रईस और दूसरी पीढ़ी के अधिकारी हर जगह थे। केवल अरमान अलग था। उसने बचपन से ही कष्ट सहे थे, 5 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। फिर उसे उस व्यक्ति द्वारा पहाड़ पर ले जाया गया और वो 10 साल से अधिक समय तक गायब रहा। कौन जानता था कि पहाड़ पर उसका जीवन अच्छा था या बुरा। मास्टर रायजादा को लगा कि जिस पोते को उन्होंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा निराश किया वो अरमान था। उसने रायजादा परिवार द्वारा कमाए गए पैसे या हाल के वर्षों में जमा की गई ताकत का कोई आनंद नहीं लिया था। इसके बजाय उसने पहाड़ पर लगन से पढ़ाई और साधना की थी। हालांकि ये भी अच्छा था, नहीं तो आज उसके पास इतनी महान क्षमताएं कैसे होतीं। वो शायद रायजादा परिवार के उन अन्य बिगड़ल बेटों की तरह बन गया होता। अरमान, दादाजी जानते हैं कि तुम बहुत व्यस्त हो, लेकिन चून कि तुम बहुत कम वापस आए हो तो कुछ समय और रुक जाओ, मास्टर रायजादा ने कहा, वैद्य अरमान के हाथ को थपथपाते हुए। उनकी आंखों में उम्मीद भरी थी।